हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से क्या होगा? क्योंकि सिंदूर भगवान भी तो चढ़ाना भाव है। देखते हैं ना, तुम क्या करने आओ मेरे पास। मंगल का दान और शनि का दान, दोनों का दान आपकी किस्मत को जमीन पर लाके पटक सकता है आपको। क्योंकि मंगल आप उसको जगा रहे, वो सोया हुआ था। 8वें भाव का मंगल हो, उसको आप दान करा दीजिए। 40-50 दिन में उसकी हालत खराब हो जाएगी। ये मांगलिक क्या है? क्या ये एक बुरा दोष है? देखिए, दो चीज होती है, एक होती है मांगलिक दोष, एक होता है मांगलिक योग। PNN में तो हम लोग बता देते हैं ना कि तुम्हारी शादी एक होगी कि दो होगी। करोगे शादी उसी से जिससे तलाक होना है। जिसकी कुंडली में एक शादी लिखी है, वो चाहे सिर पटक ले, उसकी दूसरी शादी होगी नहीं। आपकी कुंडली में एक एक मिनट में जो हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है। और आपका कर्म उसको बदल सकता है? दीपावली में हर आदमी लक्ष्मी जी की पूजा करता है, तो कितनों के पास रहती हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। सूर्य को जल दे रहे हैं तो पहले देख ले। मंत्रों का क्या इस तरह से जप करना ठीक है? वो लोग कहते हैं हमने गाड़ी में बैठे कर लिया। हाँ, जैसे गायत्री मंत्र चल रहा तो होता है। नहीं, ये इसका नुकसान है। कोई भी इंसान कोई काम शुरू करने जा रहा है तो मेरे पे नहीं सूट कर रहा है, तो मैं अपनी पत्नी के नाम से कर लूं। अब हमने कोई व्यवसाय करना, हमने नीता अंबानी के नाम से अगर काम शुरू कर दें, तो नीता अंबानी का भाग्य थोड़ा ना जुड़ जाएगा हमसे। काम तो आप कर रहे हैं ना। हाँ। शुक्र के साथ राहु हो तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बुध खराब है तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट काम करना ही नहीं चाहिए। अच्छा, उसका 1 करोड़ 10 करोड़ सब जीरो हो जाएगा। कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो किसी इंसान को सेलिब्रिटी बना सकते हैं, कहीं आप बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी बनाने की तरफ इशारा करते हैं? अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो समझिए कि आप किस्मत लेके आई हैं। शुक्र के साथ अगर राहु है तो आप सेलिब्रिटी बनना आपका तय है। करीना कपूर में है, राज कपूर जी की कुंडली में है, अच्छा। शाहरुख खान की कुंडली में है। राहु सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन राजनेता बना देगा आपको। शनि कर्म का देवता है, वो कहता है काम करो तो पैसा मिलेगा। मैरिजेस, लव मैरिज, ब्रेकअप्स, हुकअप्स, ये सब क्या आप कुंडली से देखकर बता सकते हैं कि पुरुष अपनी कुंडली में शुक्र देख ले। अच्छा। शुक्र के साथ अगर केतु या राहु या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो उसको झटके लगने वाले हैं। ये 1 मिनट प्रिडिक्शन क्या है? इसमें हम लोग जैसे वैदिक की तरह नहीं होती, इसमें दशाएं और राशि वगैरह। इसमें एग्जैक्ट ग्रह कहाँ बैठे हैं उस पर प्रेडिक्शन होता है। अच्छा। और वो एकदम सटीक होता है। तो वो 2 ग्रह कौन से होंगे जिसके इर्द गिर्द इंसान का पूरा जीवन प्रभावित होता है? हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो। मैं हूं आपकी होस्ट ईशा मिश्रा और आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाले हैं जो हर किसी के इंटरेस्ट का है। हर कोई अपने बारे में जानना चाहता है, फ्यूचर प्रेडिक्शंस जानना चाहता है, उसके जीवन में क्या होने वाला है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो इसके बारे में जानने के लिए हर कोई ज्योतिषीय परामर्श भी चाहता है, लेकिन एक सही ज्योतिषीय परामर्श किसी को कैसे मिल सकता है और क्या है सही ज्योतिष? तो इसके बारे में आज हमारे पास जानने का भरपूर अवसर है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं राहुल राज जी, जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और लखनऊ के एक जाने माने ज्योतिषी हैं। सर नमस्कार आपको। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, सर्वप्रथम हम लोग इसके बारे में जरूर बात करेंगे कि पहला तो आपका पूरा परिचय, जो कि हमारे दर्शक जानने में बहुत उत्सुक होंगे, और दूसरा आप इस विधा में कैसे आए और क्या क्या इस विधा में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? बेसिकली देवरिया से बिलोंग करते हैं हम, और परिस्थिति ऐसा मोड़ लाती है किसी भी ज्योतिषी के लिए कि इसको ज्योतिष सीखना अनिवार्य हो जाता है। 90% ज्योतिषी किसी परेशानी में जूझते हुए ज्योतिष सीख लेते हैं। तो इसी तरह से हमारी भी शुरुआत हुई। घर में कुछ पारिवारिक और कुछ पिता से संबंधित कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई, फिर हमने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया। फिर हमको गुरु मिल गए, श्री के दुबे पद्मेश जी हमारे गुरु हैं, तो उनसे हमने सीखना आरंभ किया। फिर अपनी परेशानियों को हल करते करते फिर इसको मैंने सोचा क्यों ना प्रोफेशन इसको बना लिया जाए। और चूंकि ज्योतिष में आके ये भी जाना कि हर चीज पहले से पूर्व निर्धारित ही है, यानी कि आपको क्या बनना है ये आपकी कुंडली में लिखा हुआ है। मतलब आप अगर ज्योतिषीय बनने वाले हैं या बनना चाह रहे हैं तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ऑलरेडी लिखा होता है। आपको सीए बनना है वो भी लिखा होता है, आपको अधिकारी बनना है, नेता बनना, सब पहले से लिखा हुआ होता है। वो अब समझ में आया हमको। तो इसी तरह से शुरुआत हो गई। फिर हम ज्योतिषी बन गए, फिर लखनऊ में आ गए। फिर आपके कैसा सामने सफर रहा, कैसा लगा? मतलब ये प्रोफेशन चूज करने के बाद, देखिए सर, बहुत सारे प्रोफेशन लोग चुनते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, बन भी जाता है, इंजीनियर बनना चाहता है, ज्योतिष या वट एवर। तो कई बार लोगों को होता है एक पॉइंट पर जाकर एक अनसेटिस्फैक्शन होता है, काश ये नहीं ये किया होता। तो आपका जो इसमें सफर अभी तक रहा है वो आपको कैसा लगता है? अगर शौक अगर काम बन जाए तो फिर वो काम नहीं होता है। इसी प्रकार से फिर जब शुरुआत में तो थोड़ा लोगों ने वो क्रिटिसाइज किया कि अरे ज्योतिष कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता। फिर बाद में धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करते गए। फिर धीरे धीरे जब सटीकता और आती गई और पढ़ते गए और एक्सपीरियंस मिलता है तो धीरे धीरे इसको प्रोफेशन में काफ़ी मज़ा आने लगा और फिर ये कैरियर बन गया। फिर सफलताएं मिलती गई तो
इसको कंटिन्यू किया हमने। सर ज्योतिष में एक तो वैदिक ज्योतिष है जिसको हम लोग हर चीज का बेस मानते हैं। आपने एक चीज और अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, वो है भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष। तो ये कैसे अलग है और इसका क्या बेनिफिट होता है, और इसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में हमें जरूर बताइए, क्योंकि एक नई चीज है, नहीं जानते होंगे काफी सारे लोग। काफी लोगों को नहीं मालूम होगा। देखिए, वैदिक ज्योतिष तो सब लोग जानते ही हैं, और हमने भी 15-20 साल वैदिक ज्योतिष का ही प्रैक्टिस किया, अभी भी करते ही हैं। लेकिन इसमें ये पाया गया कि इसमें प्रेडिक्शन में बहुत टाइम लग जाता है, इंसान कंफ्यूज बहुत हो जाता है। कभी कभी ज्योतिषी भी समझ में नहीं आता है कि क्या इसको कहा जाए, क्योंकि दशा अंतरदशा, कभी कभी टाइमिंग्स का मिसमैचिंग हो जाता है, तो जिस कारण से सटीक फलादेश हम लोग नहीं कर पाते थे। लेकिन जब हमने भृगु नंदी नाड़ी, जो कि साउथ इंडिया से आई है, लगभग 5000 वर्ष पूर्व की विद्या है, तो भृगु ऋषि और नंदी ऋषि का मिल करके एक ऐसा डेवलप किया गया कि लोगों को ज़्यादा सटीक प्रेडिक्शन मिल जाए, फलादेश मिल जाए। तो फिर उसको जब हमने प्रैक्टिस शुरू किया तो ये देखा कि ये बहुत सटीक है, और इसमें प्रेडिक्शन इतना सरल है कि इसमें विदिन 1 मिनट हम लोग कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो, 1 मिनट के अंदर उसका उत्तर हम दे देंगे। या कोई भी BNN भृगु नाड़ी का विद्यार्थी हो, ज्योतिषी हो, इसको दे देगा। ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आजकल के समय में किसी के पास समय नहीं और हर इंसान परेशान है। वो दौड़ भाग करके हर जगह, आजकल आप देखिए हर कोई इसी फिराक में कि कोई मुझे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सही राय दे सके, जो सही से मुझे गाइड कर सके, और वही नहीं मिल पाता, और एंड अप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है उनको एंड में आते आते, और वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि विच वे टू गो। सर, इसके अलावा जैसे आपने वैदिक की बात करी और आपने BNN की बात करी, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिनमें आप डील करते हैं? देखिए, विद्या है तो सारी विद्या का हम लोग अध्ययन किया है। इसके अलावा हस्तरेखा है, फेस रीडिंग है, हैंड राइटिंग एनालिसिस है, ये सारे पार्ट्स हैं, ये सब ज्योतिष के इसमें आते हैं। लेकिन हमको निर्णय लेना कि सबसे सटीक क्या है और सबसे इजियर क्या है, क्योंकि हमको तो अपना उद्देश्य से मतलब है। अब किसी ने पूछा शादी कब होगी, तो BNN में 1 मिनट में बताना है इसको, बाकी समय तो प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसमें किसी की प्रैक्टिस अच्छी है, 1 मिनट मैक्सिमम हम बता रहे हैं, 30 सेकंड में ही बता देंगे कब शादी कब होगी और कैसे क्या प्रोसीजर है उसका। तो दर्शकों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको शादी करनी है या कोई एग्जैक्ट टाइम फ्रेम आपको चाहिए कि कोई चीज़ कब घटित होगी, तो आप राहुल राज सर को ज़रूर बात कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी पद्धति है सर, इस पद्धति को ही आपने क्यों चुना? और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कुछ लोग कर रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग आ रही है इस समय, सिर्फ पामिस्ट्री से भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही चुनने का रीज़न क्या, जो जल्दी रिजल्ट ये है कि और कुछ भी है? टाइम नहीं लगता इसमें, तो रिजल्ट तुरंत मिल रहा है ना इसमें, तो इसीलिए ये फेमस है। फेमस होगा अभी और आगे। बिल्कुल होगा। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आया जब आपको ये विश्वास और हो गया? कोई एग्जाम्पल, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपको ये लगा कि नहीं, वाकई में ये बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देता है और बिल्कुल टू द पॉइंट देता है? कोई एक एग्जाम्पल मतलब शेयर करना चाहें अगर आप हमारे दर्शकों? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। रिसेंट तो जो याद आ रहा है कि एक युवक आया था, उसकी कुंडली, उसने कहा कि हमारी कुंडली में नौकरी है कि नहीं है। तो वो व्यवसाय करता था कोई, तो हमने कहा हाँ सरकारी नौकरी है 101%। तो फिर वो हंसने लगा, कहने लगा हम दूर दूर तक ना हम तैयारी करते हैं, ना किसी प्रकार का कोई हमारा ऐसा इंटेंशन है। तो हमने कहा कुंडली तो यही बता रही है, तो तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ गलत है या फिर ये होगा। तो बात आई गई होगी। उसके बाद से कुछ ही महीने बाद वो फिर से आया, उसने कहा कि सर मेरे पिता की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह मुझे नौकरी मिल गई। क्या बात है। तो ये प्रेडिक्शन ऐसा है कि यही से हम लोग को और उत्साह मिलता है कि देखो जो लिखा है वो होके रहेगा। इसी प्रकार से कई सारे आते हैं। किसी किसी कुंडली में तलाक का योग रहता है, वो कहती है हमारा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन परिस्थितियां हो जाती हैं ऐसी कि इंसान जो है फिर ग्रह कहते हैं वाइब्स, प्रकृति वाइब्स उस तरह के तैयार कर देती है। तो जो ज्योतिष का मतलब ही है कि पहले ही पढ़ ले, बच्चा पैदा होता है हम लोग बता देते हैं कि इसको किस क्षेत्र में जाना चाहिए। इससे ये भी बचता है कि वो फिर अलग अलग तैयारी उसके माता पिता ना कराएं। इसके लिए भी, जागरूकता के लिए भी बहुत अच्छा ये काम करता है। एक जो साधारण व्यक्ति होता है, बिल्कुल सर्वसाधारण, जिसे कुछ आइडिया नहीं है चक्र क्या है, ग्रह दशाएं क्या हैं, कौन सा ग्रह किधर बैठता है, कौन सा क्रूर है, कौन सा सौम्य है, कौन क्या करेगा, उस व्यक्ति को अगर ज्योतिष समझानी हो, मैं पूरी तो नहीं कह रही, लेकिन अगर उसका रुझान इस तरफ लाना हो कि हाँ ये भी एक विधा है जिससे आप अपने जीवन के जो रास्ते हैं वो तय कर सकते हैं, तो उसमें सर आप क्या बताना चाहेंगे? इनिशियल तो सीखना ही पड़ेगा। जैसे आजकल तो सॉफ्टवेयर है ही है, मोबाइल में उठाए अपना कोई भी कुंडली का सॉफ्टवेयर, अपना डेट ऑफ बर्थ टाइम डालें, उसमें बन जाएगा उसका D1 चार्ट, जिसको हम लोग कहते हैं लगन कुंडली।
फिर उसके आधार पर ग्रहों के कारक हैं, उस हिसाब से फिर वो या तो हमसे सीख लें या फिर किसी प्रकार सीख के कर ले, इतना आसान से हो जाएगा। बस को ये देखना है कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। सर एक सवाल लोगों का होता है, प्रश्न होता है कि उनको उनका जन्म का समय नहीं पता। उनका जब भी डिलीवरीज पहले होती थी तो घरों में होती थी, लोग टाइम नहीं देख पाते थे, तो उन्हें तिथि पता है, डेट भी पता चल जाती है, सुबह दोपहर शाम भी पता चल जाता, पर टाइम नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में क्या उनकी कुंडली का प्रेडिक्शन किया जा सकता है या उनकी कुंडली बन सकती है? देखिए, जहाँ तक वैदिक ज्योतिष का सवाल है वहाँ तो एकदम एक्यूरेट चाहिए टाइम, तभी प्रेडिक्शन सक्सेसफुल होता है। अच्छा। और जहाँ तक जैसे हम भृगु नाड़ी की बात कर रहे हैं तो उसमें कोई टाइमिंग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें आप नहीं भी रहेगा तो भी उस दिन के हिसाब से हम लोग गुरु ग्रह होता है जिसको जीव कहते हैं हम लोग। जीव का मतलब हम लोग खुद हैं। अच्छा। हर व्यक्ति गुरु है अपनी कुंडली का, तो हम लोग उसको लग्न में रख करके फिर प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं और उसी तरह से एक्यूरेसी मिलती है। यही इसकी खासियत है, इसमें टाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बिना टाइम के बहुत लोगों का हम लोग पास आते हैं कि टाइम नहीं पता या कंफ्यूजन है कि अब पता ही नहीं है। कभी कभी तो डेट भी नहीं पता होती तो आगे पीछे का हम लोग निकाल लेते हैं। मेरा अगला सवाल ये था कि डेट भी ना पता हो, डेट भी ना पता हो या कंफ्यूजन हो तो भी हम लोग जैसे कुंडली बनाई उस दिन की और आगे पीछे करके देख लिया, क्योंकि एक डेट में कोई प्रेडिक्शन तो आएगा ही। हाँ बिल्कुल। जैसे किसी का तृतीय स्थान पे सूर्य हो तो उसका छोटा भाई नहीं होगा। अच्छा। अगर उसमें तृतीय स्थान पे है और छोटा भाई भी है तो इसका मतलब वो गलत है जी। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं। किसी की शादी ऐसे हुई भी है, चेक हो सकता है कि अगर कोई अपनी कुंडली लेके आया, उसने बोला ये टाइम ये चीजें फिर आप मैच कराते हैं कि ये चीज ये हाँ, तो कुंडली के इसके प्रेजेंट जैसे से अष्टम मैच भाव कर में रही शनि है। है तो उस आदमी को एक बार बर्बाद होना पड़ेगा। अच्छा। एक बार वो जीरो हो जाएगा, भले वो करोड़पति ही क्यों ना हो। अगर वो नहीं हुआ है तो समझिए वो गलत है। अच्छा। जैसे अमिताभ बच्चन की कुंडली में अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो कितना राइज थे, फिर एक बार जीरो हो गए, फिर वो चले गए ऊपर। तो एक ये प्रेडिक्शन ये होना ही होना है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर लेते हैं। फिर बहुत लोग आते हैं, गुरु जी मेरा तो 8th में है, मेरा तो हुआ नहीं ऐसा कुछ, तो इसका मतलब तुम्हारा गलत है, तो सूर्य तुम्हारी अगली राशि में, इसका मतलब तो चेक हो जाता है। हम लोग ठीक भी कर देते हैं इसी तरह से। एक चीज और आती है, जब लोग कोई नया काम शुरू कर रहे होते हैं या कोई नया बिजनेस या कोई नया प्रोफाइल या कुछ भी, तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं पहले विचरवा के तब काम शुरू करते हैं। जैसे किसी जगह का नाम है, किसी प्रतिष्ठान का नाम डिसाइड करना है, जगह डिसाइड करनी, वो काम आपको सूट कर रहा है कि नहीं, इसके बारे में लोग डिसाइड करते हैं। तो कई बार लोग आपके पास पहले आते होंगे और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो करने के बाद आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप उनको क्या राय देते हैं? अब जो पहले आ जाते हैं तो उनको तो बता देते हैं हम लोग कि भैया तुम्हारे लिए ये सही रहेगा, ये नहीं रहेगा सही, या किस स्थिति में या किस सन में करना है, मतलब टाइम ड्यूरेशन बता देते हैं। बहुत लोग बाद में आते हैं तो उनके लिए कोई रेमेडी बताना पड़ता है कि, लेकिन ज्यादातर केसेस में होता है कि बाद में वाला काम जैसे कैलकुलेशन हो नहीं पाती है। कोई शुरू करने के पहले पूछना चाहिए था ना उनको। अब किसी का विवाह हो जाए उसके बाद वो कुछ कर नहीं पाएगा ना, फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये भी कुंडली में लिखा होता है कि इस व्यक्ति को नुकसान होना है, इसीलिए वो पहुंच नहीं पाता है ज्योतिष के पास। ये भी हम लोग एक तरीके से कह सकते तो हैं। मतलब आपका सजेशन ये है व्यूवर्स के लिए कि अगर कुछ भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो कोशिश, पहले के जमाने में ऐसा होता भी था कि लोग कुछ भी करने वाले होते थे तो वो जो उनके गुरु होते थे उनसे परामर्श लेकर कि ये करना कितना सही है, किस टाइम पे करना अच्छा रहेगा, तो ये चीजें देखकर ही प्रेडिक्शन, मतलब परामर्श लेकर ही कोई काम शुरू करना। बिना पूछे तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। सर एक इसके बाद जो अगली आपसे मैं बात करना चाहूंगी वो होगा लग्न के विषय में। हम लोग अक्सर बात करते हैं कि तुला लग्न है, कर्क लग्न है, वृश्चिक लग्न है। ये लग्न क्या होते हैं और इनका कितना इम्पैक्ट होता है इंसान की कुंडली के ऊपर? देखिए, कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट है लग्न। जी। लग्न का मतलब शरीर। अच्छा। लग्न को सेंटर मान करके ही सब कुछ हम लोग काम करते हैं। तो किसी भी कुंडली में जो डेट ऑफ बर्थ टाइम हम लोग डालते हैं तो वो ये निर्धारित हो जाता है किस लग्न में हम पैदा हुए हैं। लग्न का मतलब 12 भाव होते हैं। जो सबसे प्रथम भाव होगा वो उसको लग्न कहते हैं। अच्छा। उस पर कोई भी नंबर लिखा हो सकता है, कोई भी राशि लिखी हो सकती है। जैसे 7 नंबर है तो वो तुला लग्न हो जाएगा, 8 नंबर है तो वृश्चिक लग्न हो जाएगा। तो लग्न को सेंटर मान करके ही कोई भी ज्योतिष, चाहे वो वैदिक हो, चाहे BNN हो, चाहे और भी विधाएं हैं, लग्न को ही सेंटर मान करके हम लोग सारी कैलकुलेशन उसी आधार पे होती है। अच्छा, कोई सर एग्जांपल दे सकते हैं किस लग्न के व्यक्ति के साथ क्या पॉसिबिलिटीज, कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज जो होती हो, जैसे कोई सर्टन लग्न का व्यक्ति इस पर्टिकुलर बिजनेस में जाएगा या सर्टन लग्न का व्यक्ति के लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बस ये देखना पड़ेगा उस लग्न में ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। अच्छा। ग्रहों का ज्यादा इंपॉर्टेंस है। लग्न कोई भी हो, अगर वहाँ सूर्य बैठ गया तो वो राजा होगा। अच्छा। राजा तुल्य होगा, अधिकारी होगा, या उसकी सोच राजा जैसी होगी जी। वो व्यक्ति उसी तरह से बिहेव करेगा। अगर शुक्र बैठा हो तो उस तरह से बिहेव करेगा, मंगल बैठा हो तो उस तरह से बिहेव करेगा। ये लग्न तो है, लेकिन लग्न में कौन सा ग्रह उसको प्रभावित कर रहा है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चंद्रमा बैठा तो चंचलता रहेगी उसके जीवन में, लेकिन इसके साथ स्टेबिलिटी और की भी कमी। सारे जो ग्रह हाँ, जाते हैं मेन है कि उनका जैसे भी BNN में समीकरण जो होता है, जो भृगु ज्योतिष की बात कर रहे हैं, उसमें 2 चीजें मानी जाती हैं, एक ट्राइन होता है, एक होता है कंजंक्शन, ग्रहों की युति। ओके। जैसे सिंगल ग्रह का तो हमने बता दिया आपको, अब जैसे सूर्य के साथ शनि बैठ जाए तो उसका प्रेडिक्शन बदल जाएगा। जी। इसी प्रकार से ये सब हम लोग क्लास में बताते हैं कि किस ग्रह का क्या परिणाम है, क्योंकि संयुक्त होगा ना। किसी का मंगल के साथ केतु बैठ जाए तो उसका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा स्त्रियों में। अच्छा। पुरुष की कुंडली में गुरु के साथ अगर केतु बैठ जाए या राहु बैठ जाए तो वैवाहिक जीवन उनका थोड़ा सा वैचारिक मतभेद है, इस तरह की चीजें रहेंगी। तो कॉम्बिनेशन से जो है फलादेश वो चेंज हो सकता है। सर, लग्न के अलावा, जैसे लग्न तो एक पार्ट हुआ, इसके अलावा और कौन सी चीजें ऐसी कुंडली में होती है जो मूलभूत आप सबसे पहले देखते हैं? जैसे एक तो होता है कि सबसे पहले इंसान ने लग्न देखा, कि और भी कोई चीजें हैं पहले जो हम लोग ये देखी देखते हैं जाती कि प्रश्नकर्ता पूछ क्या रहा है। हैं? अगर वो पैसे के बारे में पूछेगा तो हम लोग शुक्र के बारे में देखेंगे कि शुक्र की पोजीशन क्या है। अगर वो कैरियर के बारे में पूछेगा तो शनि की पोजीशन देखेंगे। जी। तो जैसा उसका क्वेश्चन होगा वैसे हम लोग देखेंगे। शादी के बारे में पूछेगा तो स्त्री होगी तो मंगल देखेंगे, और पुरुष होगा तो बृहस्पति देखेंगे, शुक्र देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। अच्छा, क्या इसी कड़ी में ये भी जाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति की कुंडली में उसका ऊर्जा केंद्र क्या है, उसकी क्या खामियां हैं, क्या उसकी बेहतर चीजें हैं, क्या लाइफ की उसकी अच्छी चीजें, ये सब भी बताया जा हाँ, सकता है? किसी कुंडली में अगर गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है, गुरु जैसे पूर्व जन्म के जितने भी अच्छे हम लोग के कर्म है वो गुरु ग्रह से दर्शित होता है। शुक्र से वेलनेस, जो भी चीजें हैं आपका लग्जरियस लाइफ वगैरह शुक्र से देखते हैं। मंगल से ऊर्जा देखते हैं। तो वो देखते हैं उस कुंडली में वो कितने अंश पे बैठा, कितनी डिग्री पे, वो मजबूत अगर बैठा हो तो उसका इम्पोर्टेंस ज्यादा होगा। वो ज्यादा एक्ट करेगा उस तरीके से। अगर कम होगा तो उस तरह से एक्ट कम करेगा। जैसे बुध व्यापार का कारक है, अगर किसी कुंडली में बुध अच्छे स्थान पर बैठता है तो वो व्यक्ति व्यापारी होगा। अगर वो नौकरी कर रहा है उसके बाद भी वो व्यापार कर रहा होगा साइड में, नहीं तो आगे चल करके व्यापारी ही बनेगा, क्योंकि बुध उसको प्रेरित करेगा व्यापार करने के लिए। इसी प्रकार से शनि उसको नौकरी करने के लिए प्रभावित करेगा। शनि प्रधान व्यक्ति लोग नौकरी ज्यादा करते हैं। अच्छा। उसके बाद अगर उसके साथ बुध का कॉम्बिनेशन हो तो फिर वो व्यापार करने लगते हैं। तो अलग अलग प्रेडिक्शन हो सकते हैं कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ है। जैसे अभी हमने बताया आपको नाड़ी में, भृगु नाड़ी संहिता में जो बनाया गया है वो ट्राइन बनाया गया है, यानी कि त्रिकोण। अच्छा। त्रिकोण में अगर जैसे मंगल, गुरु और बुध त्रिकोण बैठे हो, तीनों को एक साथ माना जाएगा, तो उसका प्रेडिक्शन उस तरीके से होगा। और इसी तरह से हम लोग समय भी निकालेंगे। जी। इसके अलावा जो ये दशाएं बोलते हैं, हम लोग अक्सर लोगों को बात करते सुनते हैं, खास तौर पे जो एस्ट्रोलॉजी के साइड से हैं, कि दशा चल रही है, महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है। ये क्या चीज़ें हैं? मतलब दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि इसकी बातें अक्सर हम लोग, ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो उनके बिल्कुल सर के ऊपर से चला जाता है, पर क्या ये इजीली समझाया जा सकता है क्या है ये दशाएं? देखिए, वैदिक ज्योतिष में महादशा एक टाइमलाइन होती है। जैसे अगर हम पैदा हुए हैं तो उस तरीके से चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर एक दशा में हम लोग पैदा होते हैं। जी। तो सबकी अलग अलग दशा की टाइमिंग, जैसे गुरु की दशा 16 साल है। अच्छा। जैसे किसी की गुरु की महादशा शुरू हुई, महादशा का मतलब टाइमलाइन शुरू हुई, उसका कार्यकाल क्या है, तो 16 साल चलती है, तो 16 साल वो गुरु के प्रभाव में रहेंगे, तो उनका गुरु ग्रह एक्टिव रहेगा। शनि की दशा 16 साल 19 साल चलती है, 19। राहु 18, सूर्य 7 साल। तो ऐसे ही अलग अलग ग्रहों की अलग अलग टाइमलाइन होती है। वो उस समय वो ग्रह प्लेनेट एक्टिव रहता है, तो उसके फल ज्यादा एक्टिव रहते हैं। बस इतनी सी बात है। और अंतरदशा? अंतरदशा उसी का और सूक्ष्म है। जैसे दशा होती है फिर महादशा। देखिए, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। इसमें पहले अंतरदशा, पहले महादशा होती है, फिर अंतरदशा, फिर सूक्ष्म, फिर सूक्ष्म। ऐसे ही इसको बहुत डिफाइन किया गया है। ये डिपेंड करता है कि हमको किस चीज की जानकारी चाहिए, उतना तक जाना आवश्यक है कि नहीं है। लेकिन भृगु नाड़ी में सब कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती हम लोगों को। अच्छा। क्योंकि इसमें टाइमिंग गोचर के हिसाब से हम लोग बता देते हैं। जैसे अभी के ट्रांजिट के हिसाब से हम लोग टाइम निकालते हैं, इसमें 1 मिनट लगता है। तो महादशा वगैरह एक्चुअल में सुनने में बड़ा लोग हमसे भी क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी 19, अब तो 19 साल चलेगी शनि की दशा, इसका मतलब मेरा 19 साल कोई काम नहीं होगा। तो ऐसा एकदम नहीं होता है। शनि अगर पोजीशन में अच्छा बैठा हुआ है या गलत भी बैठा हुआ तो हमेशा 19 साल नहीं खराब होगा। अच्छा। अभी के गोचर के साथ जिंदगी का कोई ग्रह सपोज करिए खराब है, लेट से अगर मैं अपनी बात करूं, मान लीजिए मेरा सूर्य गड़बड़ है या मेरा चंद्रमा गड़बड़ है, तो उसका जो पूरा कार्यकाल है वो पूरा खराब नहीं होगा। अक्सर लोग डर जाते हैं कि अच्छा अब तो ये समय चालू हो गया तो मेरा पूरा टाइम गड़बड़ है। एक कॉम्बिनेशन होता है। जैसे गोचर में अगर आपका शनि अच्छा है, सपोज करिए, कुंडली में खराब है, तो अभी आपका अच्छा होगा। अच्छा। क्योंकि अभी आपका अच्छा गोचर चल रहा है। ये डिपेंड करता है कि अभी गोचर में स्थिति क्या है। गोचर मतलब अभी की जो आकाशीय स्थिति क्या है, उस पर उसका भी इफेक्ट पड़ेगा।
तो पूरा पूरा नहीं होता है, क्योंकि अच्छा। अंतर्दशाएं भी होती हैं, लेकिन ज्यादातर जो है महादशा से घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, और 7.5 से भी कोई घबराने की बात नहीं होती है। सुनने में आता है कि मार्केश, ये ग्रह मार्केश है या ग्रह स्थिति में मार्केश की कंडीशन है, ये मार्केश है क्या? और ये बड़ा डरावना होता है। मार्केश का मतलब अगर किसी के सामने बोला जाए, मुझसे कोई बोले तो मैं समझूंगी मार देगा, तो क्या ये ऐसा ही है? देखिए, वैदिक जो हम लोग कुंडली बनाते हैं उसमें द्वितीय और सप्तम यानी कि सेकंड हाउस एंड सेवेंथ हाउस, जी। इसका स्वामी जो है मारक भाव कहलाता है। अच्छा। जब इसकी टाइमलाइन शुरू होती है, जब इसकी दशा शुरू होती है, उसको हम लोग मार्केश कहते हैं। अच्छा। ये उसकी परिभाषा हो गई। हम्म। लेकिन मार्केश का मृत्यु तुल्य कष्ट, इसका अच्छा। मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट, हम्म। किसी स्वजन की हानि, धन हानि, बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, मरना ही नहीं होता है। क्योंकि कुंडली में देखना पड़ता है कि इसकी आयु है कि नहीं। अगर अच्छा। अल्पायु होगी तब तो मार्केश असर कर जाएगा, है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि उस ग्रह की तीव्रता कितनी है। लेकिन अगर किसी कुंडली में जैसे दीर्घायु का योग बना हुआ है तो मार्केश से कुछ नहीं होगा, मतलब जनरल उसको तबीयत खराब होगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। इसका यही है। लेकिन आमतौर पर लोग मार्केश आपका बचपन से लेके जवानी तक और बुढ़ापे तक 85 बार आएगा, 85 बार जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा। क्योंकि अंतर्दशा सूक्ष्म उसमें तो कभी कभी आएगा ही वो। लेकिन मार्केश का अर्थ तब तक कुछ नहीं है जब तक कि उसमें अकाल मृत्यु का योग नहीं हो। अच्छा। अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव में अगर ग्रह अगर उस तरीके के बैठे हैं तब तो फिर मार्केश से घबराने की जरूरत है, अन्यथा नहीं। अच्छा। अच्छा, ये जो अकाल मृत्यु होती है, लोग सुसाइड कर लेते हैं या किसी के साथ कोई हादसा हो जाता है, तो अक्सर कार देखा हर कोई ऐसा तो होता है कि कुंडली जरूर कभी ना कभी दिखवाया रहता है। जब बच्चा पैदा होता है तब लोग कुंडली दिखवाते हैं, या बड़ा हो रहा है तब दिखवाते हैं, या और बड़ा हो गया, हर कोई समय समय पर दिखवाता रहता है। क्या ये एग्जैक्टली पता चल सकता है कि इस व्यक्ति की अकाल मृत्यु होनी निश्चित है, या इसका किसी दुर्घटना में ये पक्का खत्म हो जाएगा, या ऐसा कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाता है, या सुसाइड करेगा? हाँ, ऐसे योग होते हैं कुंडली में। जैसे ऐसे हम लोग, योग होते हाँ, हैं। अष्टम भाव में अगर सूर्य हो तो ऐसा व्यक्ति 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कम से कम 2 बार तो करते ही करता है। क्योंकि उसकी लॉस इतना हो जाता है तो वो एक बार ये सोचता ही सोचता है। इसी प्रकार से जब शनि जो कुंडली में जहाँ शनि बैठा है, अगर उस राहु उस पर गोचर कर रहा है तो भी एक्सीडेंट या इस तरीके के योग की संभावना रहती है। अच्छा। ये जाना जा सकता है। अभी जैसे एक पहलगाम का अटैक हुआ, एयरक्राफ्ट का जो इशू आया, जो इतना बड़ा हादसा हुआ, इसमें जो लोगों की जाने गई, सब अकस्मात गई, एक व्यक्ति बचा। इसके बारे में बड़ी जगह बातें हुई, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे, तो ये जितने भी लोग होंगे, इन्होंने कभी ना कभी तो अपना प्रिडिक्शन कराया होगा, कुंडली जरूर दिखाई होगी, तो क्या ये इनको बताया गया होगा या बताया जा सकता था कि ऐसी कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है? देखिए, पर्सनल तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक कुंडली ब्रह्मांड की भी होती है। अच्छा। एक कुंडली भारतवर्ष की भी एक कुंडली है। बिल्कुल। जिस समय घटना हुई थी उस समय सिंह राशि पर मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जिसकी वजह से देश भर में घटनाएं घटित हो रही थी। बिल्कुल। हर जगह हो रहा था कुछ ना कुछ, कहीं आग लग रही थी, कहीं ट्रेन एक्सीडेंट हो रहे थे, कहीं भूकंप आ रहा था, कहीं बिल्कुल। ये सब चीज एक भगवान की प्रकृति का एक योग है जी। क्योंकि अब हम लोग उसको जब बड़े पिक्चर में देखेंगे तब ये घटनाएं हो रही थी, तो ये हो गई। अब इसमें और पर्सनलाइज जाएंगे तो फिर बात अलग हो जाएगी। क्योंकि जब मान लीजिए प्रकृति का जब मार्केस आएगा तब तो एक साथ कई जाने जाएंगे ना, फिर तो ये पार्ट ऑफ गेम है। उसमें फिर वो सिलेक्शन कैसे होता है कि नहीं इतने ही लोगों का है, या जैसे रैंडम भाई बीते साल 220 240 लोग जो गए उधर, या पहलगाम अटैक हुआ, या इतनी विभत्स घटना थी पहलगाम अटैक वाली। मेरा सिर्फ सवाल इतना है सर कि क्या ये विभत्स तरीके से होना है? क्योंकि वो देखिए, एक होता है कि इंसान का चले जाना, एक बीमारी हुई, हार्ट अटैक हुआ, खत्म, वो भी सडन डेथ है। पर क्या होता है कितने विभत्स तरीके से प्लान करके कि किसी को सामने उड़ा दिया गया, तो ये एक बड़ी अजीब मंगल का कारक है ना, मंगल हिंसा का कारक है। जितने भी युद्ध हुए हैं मंगल के ही तो उसमें होते हैं। मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन यही तो हम बता रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पर्सनल किसी स्त्री की कुंडली में मंगल केतु होगा तो उसका वैवाहिक जीवन, इसीलिए तो लड़ाई झगड़े और ये सब चीज होते हैं। तो इसको ब्रॉडर में देखा जाए तो हिंसा होनी है। हिंसा अग्नि का भी कारक तत्व जो है मंगल ही होता है। इसका मेन जो थीम है वो यही है कि मंगल और केतु का कॉम्बिनेशन। अगर उन लोगों की कुंडली कभी देखी गई हो तो उनको ही बताया जा सकता है कि हाँ भाई ये समय में आपको कहीं ना कहीं देखिए, अगर 100 लोगों के हुआ तो कम से कम 80% लोगों का राहु खराब होगा, मंगल के साथ राहु होगा, या मंगल कहीं ना कहीं से राहु से पीड़ित हो रहा होगा। जी। बिल्कुल, मतलब हर चीज डेस्टाइंड है। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज बिना प्री प्लान के है ही नहीं है। बिना प्री प्लान के नहीं है, बिल्कुल। ये आप तब जानेंगे जब आप किसी ज्योतिष के पास जाएंगे और
BNN या हमारे पास आएंगे तो हम बताएंगे आपको ये हो चुका है, ये होगा। सर, हम लोग अक्सर संत महात्माओं और महापुरुषों को ये कहते सुनते हैं कि ये हमारे प्रारब्ध हैं। कुछ चीज़ें जब जीवन में घटनाएं आती हैं, टफ टाइम आता है या अच्छा समय आता है, तो कहते हैं इन्होंने कुछ पिछले जन्मों में अच्छा किया होगा, अच्छा प्रारब्ध है या बुरा प्रारब्ध है। तो सर, क्या ज्योतिष से क्या प्रारब्ध भी पता किया जा सकता है कि इनके? ज्योतिष प्रारब्ध का ही तो पार्ट है। जब बच्चा पैदा होता है पंडित जी कुंडली बनाते हैं ना, ये कुंडली ही पूरी प्रारब्ध वो वही प्रारब्ध है। हम्म। उसका गुरु अच्छा है तो गुरु अच्छे भाव में बैठा रहेगा। अगर उसने बहुत ज्यादा पाप किए हैं तो अष्टम भाव में खूब ज्यादा ग्रह बैठ जाएंगे। इसका मतलब खूब किया है जम के पाप। वो सारे पाप आके 8th हाउस में बैठ जाते हैं। 8th हाउस जो है पापों का एक वो है, घर है। अच्छा, इससे हम लोग बता देते हैं। जो पिता ऋषि की मुनियों सेवा ने- नहीं करी तो सूर्य हाँ। गड़बड़ हो सकता है, माँ की सेवा माँ नहीं की करी सेवा तो नहीं, चंद्रमा। रेमेडी भी उसका वही है। अच्छा। चंद्रमा खराब है तो माँ की सेवा करो। सूर्य खराब है तो पिता की सेवा करो, या पिता तुल्य, लोग कहते पिता नहीं है तो पिता तुल्य लोगों की सेवा करो। गाय की सेवा करो, गुरु खराब है तो। शनि खराब है तो नौकरों की सेवा करो या लेबर क्लास लोगों की सेवा करो। मंगल खराब है तो भाइयों को मदद करो, भाई तुल्य दोस्तों का मदद करो। ऐसे ही सब रेमेडी भी ऑटोमेटिक आप खुद बना, लोग खुद अपनी रेमेडी बना सकते हैं। लेकिन सर, लोग इन रेमेडीज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते। वो ज्यादा बिलीव करते हैं कि कहीं कुछ चढ़ा देने से या कुछ कर देने से या त्वरित रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये रेमेडीज भी इसीलिए तो कुछ होता नहीं है। लोग कहते हैं ये किया कुछ नहीं हुआ, होगा कैसे? जब प्रारब्ध में सब चीजें जब नहीं क्लियर होंगी तो होगा कैसे? बिल्कुल सही बात। असली उपाय नहीं करके फिर अगर हम तेल चढ़ा रहे हैं या दाल कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ होना नहीं है। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से क्या होगा? हाँ, मतलब हर मंगलवार कुछ नहीं होगा, क्योंकि भगवान भी तो भाव देखते हैं ना, तुम क्या करने आओ है मेरे पास। भगवान को क्या दे पाएंगे हम? बिल्कुल। जो देना है जिसको नहीं है उसको दो ना, भगवान को क्या देना है? तो इसीलिए फिर आजकल भीड़ बढ़ती जा रही है मंदिर में, क्योंकि लोग करना नहीं चाहते हैं। लोगों को खाली फल चाहिए, काम कोई करना नहीं चाहता है। लोग सोचने खाली 4 व्रत कर ले और काम हो जाए, तो ये भी संभव नहीं है। नहीं, फिर व्रत के भी तो बड़े तरीके हो रहे हैं आजकल। व्रत के जैसे रखा भी नहीं जाता ना कि भाई व्रत का तो जो अर्थ बोलते हैं व्रत में तो कि विचारों ज्यादा खा ले रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट फलाहारी थाली तक आ गई तो फिर बात ही फलाहारी थाली आ गई। बिल्कुल सही बात है। मंगल किसी का खराब है तो भी वो सेम चीजें रेमेडीज कर रहा है, मंगल अच्छा है तो भी वो रेमेडीज कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हनुमान जी के जो स्तोत्र हैं उनका पाठ करना, या हनुमान चालीसा का पाठ करना, या मंदिर में जा रहे हैं, तो इनका क्या अच्छा मंगल हो या खराब मंगल हो उसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ, कुंडली में अगर मंगल अच्छे भाव में बैठा हुआ है और नहीं सर, अगर किसी को कुंडली नहीं समझ में आती है, मैं अगर मान लीजिए मैं अच्छा जो देखा देखी करने लगते तो हैं, कुछ नहीं पता, उसे पता अच्छा हाँ मंगलवार है, उसने तो कहीं से कुछ सुना कि अच्छा हाँ ठीक है ये साल मंगल का है, आप हर दिन चालीसा का पाठ करो, मंगलवार यहाँ जाओ, सुंदरकांड पाठ करो, फला फला चीजें करो, ठीक है। क्या इसका इम्पैक्ट मंगल कुंडली में अच्छा है या खराब है, इन दोनों पे सेम पड़ेगा? अगर कुंडली में मंगल, एक तो पहले बिना ज्योतिषीय सलाह करके कोई दान करना नहीं चाहिए। अच्छा, हाँ, प्रकार से मेडिकल स्टोर से दवा लेके अगर इलाज करेंगी तो उसका बुरा इफेक्ट भी हो सकता है। अच्छा, इसी प्रकार से मंगल आपको पता ही नहीं कैसे क्या है, तो मंगल का दान और शनि का दान, दोनों का दान आपकी किस्मत को जमीन पर लाके पटक सकता है आपको। अच्छा, यानी कि उल्टा हो सकता है। आवश्यक किसी का शनि बहुत अच्छा, अगर वो दान करना शुरू करे तो उसका शनि निगेटिव होना शुरू हो जाएगा। जी। किसी का मंगल बहुत अच्छा है, वो मंगल का दान करना शुरू कर देगा तो मंगल उसका उल्टा इफेक्ट होने लगेगा, यानी कि उसको नुकसान करने लगेगा। तो इसीलिए देखा देखी कभी उपाय नहीं करना चाहिए। अच्छा, आजकल हम देखते हैं ज्यादातर लोग शनि मंदिर में तेल चढ़ाने चले जाते हैं। अगर उनका शनि, लोगों को सुनने में है कि ये साल मंगल का साल है, जैसा कि बहुत सारा यूट्यूब पे आपको स्टफ मिलेगा, तो अब लोगों ने हर दिन जैसे हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या हनुमान चालीसा करना या बजरंग बाण का पाठ करना या जो भी ये पाठ लोग कर रहे हैं, क्योंकि भगवान की स्तुति करना, क्या इसका भी कुछ इम्पैक्ट नहीं? पाठ किया जा सकता है, जाप किया जा सकता है, लेकिन दान करना बहुत खतरनाक चीज है, क्योंकि आप पर्सनल कुंडली को दिखवा के करेंगे ना। हाँ, मंगल साल है तो भारत के लिए साल है ना, पूरे ब्रह्मांड का साल है मंगल। बिल्कुल। लेकिन पर्सनल कुंडली में मंगल खराब है तो आप दान करोगे तो आपका तो एक्सीडेंट हो जाएगा फिर, क्योंकि मंगल आप उसको जगा रहे, वो सोया हुआ था। 8वें भाव का मंगल हो, उसको आप दान करा दीजिए, 40-50 दिन में उसकी हालत खराब हो जाएगी। इसी तरह से शनि का करा दीजिए दान, शनि अच्छा है तो वो जाग जाएगा, मतलब निगेटिव वे में हो जाएगा वो, अगर आप उसका तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, ये सब करना शुरू कर दिया, क्योंकि तब तो उसका जिसका बैलेंस करना है उसका दान कराते हैं हम लोग।
तो ये बड़ी समझने योग्य बात है कि जब आप किसी ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, आप कोई भी रेमेडी सुन के अगर कर रहे हैं या किसी को देखा देखी कर रहे हैं कि हाँ भाई पड़ोसी कर रहा है तो मैं भी कर लूँ, या मेरे घर में ये होते चला आ रहा है, तो ये करना बहुत ठीक नहीं है। बेहतर होगा कि एक सही परामर्श, एक ज्योतिषीय परामर्श लेने के बाद ऐसा कार्य करें। पूजा करने में कोई समस्या नहीं है, भगवान का नाम लेना, भगवान के स्तोत्र का पाठ करना, ये बहुत अच्छी बात है। पर सर का कहना है कि अगर कभी भी आप किसी तरह का दान कर रहे हैं तो वो हमेशा एक ज्योतिषीय परामर्श लेने के बाद ही करें। सर एक चीज़ अभी जब हम लोग बात कर रहे थे तो आपने एक बार कहा था कि घर की गृहिणियों को थोड़ा मोड़ा कुंडली देखना आना चाहिए, क्योंकि घर की जो गृहिणी है वो बच्चों को भी देख रही है, वो पति को भी देख रही है, वो घर के परिवार के लोगों को भी देख रही है। तो गृहिणियों को ऐसा क्या हम बता सकते हैं कि वो मोटा मोटी थोड़ा बहुत देख सकें या जान सकें चीज़ों के बारे में? हाँ, गृहिणियों को तो पहले तो इनिशियल किसी भी सॉफ्टवेयर से अपने बच्चों की कुंडली बना लेनी चाहिए। बहुत इजी है, आप टाइप करेंगी आ जाएगा, अपने डेट ऑफ बर्थ टाइम डालेंगी, लगन कुंडली सब एक्यूरेट होता है, सब एक्यूरेट होता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है ये चीज। अच्छा। उसमें खाली उनको देखना है कि मंगल कहाँ बैठा हुआ है और बुध कहाँ बैठा हुआ है। अपने बच्चों की कुंडली में अगर एजुकेशन के लिए देखना है तो बुध, उसमें भाव बने होते हैं। अगर बुध तीसरे छठे में बैठा हुआ है, यानी कि अपनी राशि में बैठा हुआ है, तब तो बहुत अच्छा है। या पंचम भाव में बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है बुध, मतलब पढ़ाई के लिए ज्यादा दिक्कत उनको नहीं होगी। और मंगल देख लें, मंगल अगर लग्न में बैठा हुआ तो बहुत जिद्दी होगा वो। 8वें भाव में बैठा हो तो बात ही नहीं सुनेगा वो। तो उस हिसाब से वो हनुमान जी की पूजा कर लें, या रेमेडी सरल रेमेडीज हैं वो कर सकते हैं। किसी का गुरु, बच्चे का गुरु लग्न बैठा हुआ है तो फिर उसको जो है आध्यात्मिक भी थोड़ा सा पाठ वाठ करवाएं, उसको बजरंग बली का कुछ अनुष्ठान वगैरह सिखा दें बचपन से, ताकि वो आगे चल करके, और क्योंकि वो उसको काम आने वाला है जी, है ना। और शनि अगर किसी का खराब है, यानी कि इंजीनियरिंग लाइन में उसको जाना है, तो शनि अगर दशम भाव में बैठा हुआ है तो शनि से संबंधित उसकी रेमेडी करा सकती हैं। तो ये सब मोटा मोटी चीज देखा जाता है। हालांकि ज्योतिषी के पास जाना तो फिर भी जरूरी है, लेकिन ये इनिशियल उनको पता चल जाएगा कि मुझे ज्योतिषी के पास जाना है कि नहीं जाना है। इस चीज का पता आराम से चल सकता है। और खुद की कुंडली में मंगल देख लें वो, अगर उनको बहुत गुस्सा आता है तो मंगल कहीं ना कहीं पीड़ित है। अच्छा, तो फिर वो लाल रंग पहनना कम करें, या इस तरीके के रेमेडी हम लोग बताते हैं। हाँ, एक ये भी चीज़ बड़ी इस बार सुनने में आ रही है, मैंने किसी को तो कहते सुना था कि ये साल में एक तो सर ये जो प्रॉब्लम अभी आपने कही कि गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, तो डिवोर्सेस बड़े हो रहे हैं, बड़े आपसी मतभेद बहुत हो रहे हैं कपल्स में। दूसरा प्रॉब्लम है जो ये बात भी सुनने में आई कि लाल ज्यादा ना पहने इस साल, इसमें कितनी सच्चाई है? वही बात है, मंगल, लाल का मतलब मंगल है। मंगल को जितना प्रभाव लाल पहनने से मंगल का तेज होता है प्रभाव। अच्छा। तो मंगल का जब प्रभाव तेज होगा तो इंसान में गुस्सा आएगा, हिंसा बढ़ेगी, इसीलिए मंगल को गुस्से नहीं तो लाल क्या ये कहना उचित है कि ये साल लाल कम पहनना चाहिए? देखिए, हम फिर वही कह रहे हैं कि पर्सनलाइज कुंडली में अगर मंगल होगा तभी स्थिति होगी। ओवरऑल पूरा भारत में थोड़े ना मंगल लाल रंग पहनना छोड़ देगा। बिल्कुल, ये तो पूजा का कलर तो पर्सनल कुंडली में अगर मंगल आपका पीड़ित है या ज्यादा हो गया है उसका डिग्री, तो आपको कम पहनना, क्योंकि आपको गुस्सा आएगा। फिर आप घर में बात बात पे झगड़ा करोगे, तो क्यों पहनना फिर लाल? अच्छा, कम पहनो फिर, क्योंकि मंगल आपका खराब है। तो अगर गुरु अच्छा तो पीला पहनो ज्यादा, फिर येलो कलर पहनने से गुरु मजबूत होगा। कोई ऐसी रेमेडी जो पति पत्नी के रिलेशन भी ठीक कर सके? अगर बहुत इश्यूज आ रहे रेमेडी होती तो फिर बात ही क्या थी, तो डिवोर्सेस होते ही नहीं। फिर डिवोर्सेस होते हैं, उसकी कुंडली में लिखा होता है कि डिवोर्स होना है, या अलगाव होना है, या वैचारिक मतभेद होना है। हाँ। किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर रेमेडीज होती है कि अगर किसी भी वैचारिक पुरुष की मतभेद है तो हाँ, किसी भी पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र पीड़ित है और उसी महिला की कुंडली में, उनकी वाइफ की कुंडली में अगर मंगल पीड़ित है, तो झगड़े तो होंगे ही होंगे। अच्छा, तो कोई तरीका हो सकता है? हाँ, रेमेडी होती है पर्सनलाइज पूरी कुंडली देखने के बाद हम लोग बताते हैं, क्योंकि और भी ग्रह होते हैं ना। हाँ। क्योंकि ट्राइड में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा तो जरूरी नहीं झगड़ा डाइवोर्स होगा, हो सकता है कि मनमुटाव हो, ऐसी जिंदगी चले, ऐसे ही चलता है। हाँ, क्योंकि और भी ग्रहों का प्रभाव है, ये तो केवल मंगल और केतु और शुक्र का फल हमने बता दिया। अगर मैं किसी का गुरु हो तो ऐसे हो सकता है कि 1 साल बाद ठीक हो जाए। तो ये सब एक और सर रैंडम क्वेश्चन है, वो ये है कि मंदिर में अक्सर कपड़े बिछाए, भी लाल की रंग की बात हुई तो मेरे दिमाग में आया कि अक्सर का हम लोग तो एक ज़माने से यही सुनते हैं कि भाई लाल और पीला यही मंदिर में बिछाया जाता है, जो आसन होता है। लेकिन अभी लेटेस्ट बड़ा सुनने में आ रहा है कि लाल रंग नहीं बिछाना चाहिए, हरा रंग बिछाना चाहिए। इसमें कितनी सत्यता है? थोड़ा सा सर बिल्कुल सटीक इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्योंकि लोग इतने भ्रमित हो जाते हैं। एक ज़माने से लाल, सफ़ेद, पीला ये ही बिछाते सब लोग चले आ रहे हैं। देखिए, धर्म का कुछ नियम बना दिए गए हैं सनातन से ही। जी, जैसे पीला रंग,
हरा रंग बुध का होता है, पीला रंग गुरु का होता जी। है, मंगल लाल रंग होता है। तो ज्यादातर मंगल और गुरु का ही प्रभाव होता है, जैसे लाल और पीला, जी। इसी का यूज होता आया है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, जिसके जो मन में आया वो कर रहा है। इसका कोई साइंटिफिक कोई ऐसा कोई है नहीं, मतलब इसको बना दिया गया कोई है, दिक्कत इससे नहीं कोई है भी कि दिक्कत अगर नहीं है। बिछा रहे हैं या कुछ है, क्योंकि ये पिछले काफी समय में मैंने भी काफी सारे भी शोज प्रभाव, हाँ, मंदिर में प्रभाव होता है प्रार्थना का। जी। ये सब आडंबर में आ गया कि हम क्या पहन रहे हैं, हम कितना सुंदर पहन रहे हैं, हम सिल्क वाला पहन ले रहे हैं, ये सब आडंबर में आ गया। जी। तो आडंबर जहाँ है वहाँ भाव कहाँ रहा फिर? बिल्कुल, तो आदमी का सारा इंटेंशन हरे और पीले में ही रहेगा। बिल्कुल सही बात है। उसका मंत्र जाप और पाठ और दान में उसका होना चाहिए ना। तो इसका कोई मतलब जब नहीं भी है। अनुष्ठान होते हैं तो इंसान इसी पे स्टिक हो जाता है कि कपड़े क्या पहने, गठबंधन हुआ है कि नहीं हुआ है, फूल किस तरह चढ़ाया, कितना चढ़ाया, कितना भोग लगाया, ये सब आडंबर की श्रेणी में सब आ गया। आडंबर सब है। आडंबर है। और सही ये है कि जितने भाव से और जितनी नहीं। शिद्दत से आप भगवान को याद करते हैं, आप एक शर्ट पैंट पहन के अगर आपने जाप कर रहे हैं तो आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल। सिंपल अगर आप कर रहे हैं तो भी कि भगवान को कुछ चाहिए थोड़े ना, बिल्कुल सही। ईश्वर ने तो बना दिया है। आप ईश्वर मंदिर की ना चीज़ भी हम जाओ, ईश्वर को क्या आप ही घर में समझ भी सकते करेंगी तो भी आपको रिजल्ट उतना ही मिलेगा। नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि इस पे भी ये काइंड ऑफ मिथ है जो चल रहा है कि नहीं ये बिछाना इम्पोर्टेंट है। भाव, आप किस भाव से क्या चीजें कर रहे हैं उसका महत्व ज्यादा है। सर, 2020 से लेकर 2030 का ऐसा समय कहा जा रहा है, जो बहुत सारे ज्योतिषीय यूट्यूब पे जो लोग भी अपना प्रेडिक्शन देते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का समय है। और तब से कोविड आया और बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन हमने देखा, एआई कैसे हमारी जिंदगियों में शामिल हुआ ये भी हमने देखा। और जब हम आज 2025 में आधे साल बीतने पे आ चुके हैं, तो हमने 2025 में भी बहुत कुछ देखा, बड़े सारे हादसे देखे, बहुत सारी तकलीफ़ें देखी, युद्ध देखा। तो ये जो आगे आने वाला 2025 का महीने हैं, जो कुछ महीने बचे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना रहेगा? और दूसरा एक जो सवाल लोगों के मन में और है, वो है युद्ध से लेकर, क्या विश्व युद्ध होने के चांसेस बन रहे हैं? ये जो आए दिन यूक्रेन का जो युद्ध है, यूक्रेन और उसका युद्ध है, ये हो रहा है, फिर युद्ध विराम होता है, या इंडिया पाकिस्तान का युद्ध है, फिर ये युद्ध विराम हो रहा है, फिर शुरू कुछ हो सकता है। इसके बारे में कुछ एक विश्लेषण अगर आप हमारे दर्शकों को दे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, अगर हम लंबे टाइम फ्रेम पे कोई भी भविष्यवाणी करने से पहले गुरु और शनि का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गुरु और शनि आने वाले समय में अभी अब 2025 जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। यहाँ पर हमको अपनी कूटनीति, जो विदेश नीति है, उसको बदलने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा। क्योंकि जितने भी बड़े देश हैं वो अपना थोपने का प्रयास तो कर ही रहे हैं, टैरिफ वगैरह ये सब चीजें। जी, अमेरिका द्वारा जो टैरिफ अमेरिका लगाया द्वारा। जा तो रहा है। ये सब, जैसे शनि इंडिया की कुंडली में शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। तो अब जो आने वाला पीरियड है गुरु और शनि, क्योंकि गुरु जो है भारत का, जैसे हम लोग विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं, जी। बनने की ओर बढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग को अपनाना पड़ेगा कूटनीति। अगर इसको हम अच्छे से अभी कर जाएंगे तो 2027-28 तक भारत की पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा। और जहाँ तक रही विश्व युद्ध की बात, तो किसी प्रकार विश्व युद्ध होने की संभावना तो नहीं है फिलहाल। अच्छा। क्योंकि आगे गुरु मेन रोल में आ जाएगा। जैसे कि हम बता रहे हैं कि अभी गुरु और शनि दोनों एक्टिव हैं। जी। अभी 2027 के बाद गुरु एक्टिव हो जाएंगे। जब गुरु एक्टिव होंगे तो संसार में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे शांति का वातावरण बनेगा। लेकिन ये 2 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। 2027 तक भारत को खासतौर पे अपनी कूटनीतिज्ञ और उसको जो भी पॉलिसीज को है बदलने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो फिर भारत को भी टेंशन में कुछ देर आना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ी राहत की बात है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर लोग कयास लगा रहे हैं कि होने के चांसेस हो सकते हैं, तो सर का कहना है कि नहीं, ऐसे भी बिल्कुल भी चांस नहीं बनते हैं और समय अभी धीरे धीरे 2027 तक परिवर्तित होगा। सर, आगे चलते हैं। एक बड़ा ही अहम मुद्दा है जो हर किसी के घर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और शादी की बात आती है जी। तो सबसे पहली बात होती है, लोग चेक करते हैं मांगलिक तो नहीं है। ये मांगलिक क्या है? क्या ये एक बुरा दोष है? क्या ये एक बड़ी खराब चीज़ है कि किसी के कुंडली में है तो दिक्कत करता है? इसका अगर एक नॉन मांगलिक व्यक्ति के साथ में विवाह होता है तो कैसा इम्पैक्ट पड़ता है? क्या जो स्पाउस है, देखिए ये भ्रांतियां हैं, मैं ये सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर क्या मान लीजिए कोई एक नॉन मांगलिक है, उसका विवाह मांगलिक से हो जाए तो जो नॉन मांगलिक है क्या वो खत्म हो जाता है? तो क्या ऐसा सच में है और क्या है ये मांगलिक दोष? देखिए, सबसे पहले तो डिफाइन करना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशन क्या है। अच्छा। देखिए, 2 चीज होती है। एक होती है मांगलिक दोष, एक होता है मांगलिक योग। अच्छा।
ये दोनों में बड़ा डिफरेंस है। लोग एक ही तरह के मानते हैं इसको। अगर कुंडली में मंगल अगर स्वराशि है, यानी कि अपने घर में या मित्र के घर में बैठा हुआ है और उच्च का बैठा हुआ है, तो संभावना बहुत ही कम है कि वो दोष है। अच्छा। जैसे 1, 4, 7, 8 और 12 इन हाउस में मंगल को बैठने से मांगलिक होता है कोई भी व्यक्ति, जनरल जो जानते हैं। लेकिन अगर मंगल अपने घर में है, यानी कि स्वराशि, और अपने मित्र के घर में है, तो ये बहुत ही कम चांस है, मतलब उसका दोष बहुत ही कम हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर वो शत्रु के घर में बैठा हुआ है, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि उस व्यक्ति के अंदर पेशेंस बहुत कम होगा। जिसका मंगल ज्यादा होता है उसका पेशेंस बहुत कम होता है, तो इसीलिए विवाह के लिए लोग डरते हैं। अच्छा। इसीलिए ऐसे वर की तलाश की जाती है जिसका मंगल स्ट्रांग हो। एक ये है। 60% कुंडली में मंगल 60% कुंडली में मंगल योग कारक होता है। अच्छा। लोग जानते नहीं है। तो ये जैसे मांगलिक योग और मांगलिक दोष, इन दोनों कंडीशन में जो मांगलिक योग है, क्या इसमें मंगल स्ट्रांग होता है उस पर्सन की? इसमें मंगल पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, स्ट्रांग होता है। और जहाँ मांगलिक दोष आता है तो वहाँ क्या मंगल में कुछ निगेटिविटी रहती है। अच्छा। तो उसको दूर करने के लिए ही फर्दर रेमेडीज हम लोग बताते हैं। तो आप इन रेमेडीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अगर किसी की कन्या की कुंडली में मांगलिक है और जो लड़का है, जो स्पाउस है होने वाला, उसके में नहीं है, तो पीपल से विवाह करा देना, मटके से विवाह करा देना, ये जो सारी रेमेडीज है कितनी वर्थफुल हैं? क्या वाकई में इनका कोई वर्थ है? पहली बात तो किसी भी कन्या की कुंडली देख करके हम लोग पहले ही बता देते हैं कि इसकी शादी किस कंडीशन में होगी, किस लड़के से होगी। पहली बात। अगर किसी व्यक्ति का जैसे वैदिक में जाते हैं वो, तो मंगल के रेमेडीज होते हैं, जैसे मंत्र उच्चारण वगैरह हम लोग करवाते हैं, पूजन मंगल का होता है, वो करवाते हैं। लेकिन ये जो पेड़ से विवाह और घट से विवाह कराते हैं, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अच्छा। क्योंकि एक व्यक्ति का विवाह तो व्यक्ति से ही होगा ना। इंसान की शादी इंसान से ही होगी, तभी तो ये कटेगा। तभी तो 2 शादी होती है। फिर जिसका मंगल खराब होता है वो शादी नहीं करते, उसकी 2 शादी के योग रहते हैं। जाता है कि आपने मतलब अगर पेड़ से विवाह कर दिया तो वो पेड़ विवाह, पेड़ जीव कहाँ है? पेड़ को तो जीवित मान के ना कि विवाह, वो पेड़ सूख जाएगा। इसमें कोई सत्यता नहीं है। नहीं है इसमें कोई सत्यता। ये कोई इसका कोई तो फायदा समय से ये चलता चला आ रहा है। ये क्या ये मतलब मिथक है? हाँ, मिथक है ये। मिथक है। बहुत से कर्मकांडी आज भी कराते ही हैं। इसीलिए इससे शादी करा दी जाती है। ये भी प्रारब्ध, ये सब प्रारब्ध का पार्ट है। क्योंकि मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बीएनएन में तो हम लोग बता देते हैं ना कि तुम्हारी शादी 1 होगी कि 2 होगी। अच्छा। अगर 2 से नहीं तो तुम मानोगे नहीं पंडित को, तुम करोगे शादी उसी से जिससे तलाक होना है। प्रारब्ध तो वही है ना। जिसकी कुंडली में 1 शादी लिखी है, वो चाहे सिर पटक ले, उसकी दूसरी शादी होगी नहीं। ये है। इसीलिए कुंडली को पहले ही हम लोग देख करके इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपने जैसे कहा कि जो मांगलिक है व्यक्ति, वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए जो दूसरा पर्सन है, या तो वो रेसेसिव हो जाए। हाँ। अगर या तो दोनों स्ट्रांग हो, या फिर दोनों एक कहते हैं ना शरणागति वाली स्थिति में चला जाए, तब दोनों की कॉम्बिनेशन अच्छा चलता है। लेकिन इसका ऐसा नहीं। देखिए भ्रांति सर सबसे बड़ी ये है कि मांगलिक का नॉन मांगलिक से हुआ तो जो नॉन मांगलिक है वो खत्म हो जाएगा, उसकी आयु कम हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसकी कुंडली में अगर योग होगा तभी होगा। अच्छा, सिर्फ मांगलिक मांगलिक से फर्क नहीं? देखिए बच्चा पैदा होता है तो आयु तो उसकी लिखी है ना उसमें। आयु तो नहीं लिख के देते, बहुत सारे लिख के नहीं देते हैं, लेकिन कि हम मतलब हमारे सिस्टम के खिलाफ है कि हम किसी की आयु नहीं बता सकते, ऐसा है? देखिए लिखा सब होता है। अच्छा। अब ये जानकारी देने वाला न देने वाला तो एक एथिक्स भी होता है। हाँ, एग्जैक्टली। आदमी को नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक अकाल मृत्यु का योग तो बताता ही है ना इंसान। तो वो ऐसा काम ना करे फिर। लेकिन अगर उसको होना है तो होके रहेगा ना। क्योंकि बहुत सारे लोग तो विवाह बिना कुंडली मिला के भी तो कर रहे हैं। हाँ। अब चलिए हमारे हिंदू धर्म में तो चलिए मिला के कर लिया, या जिनकी लव मैरिजेस हो रही, जो खुद से पसंद से कर रहे हैं, वो तो कुंडली नहीं मिला रहे। और धर्मों में नहीं मिला रहे, एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो वहाँ भी तलाक हो रहे हैं, वहाँ भी शादी अच्छी चल रही है, वहाँ भी संतान हो रहा है, नहीं भी हो रहा है। तो सब चीजें हैं। अगर वो लोग फिर एंड ऑफ द डे हम ये कह सकते हैं ये सब प्रारब्ध का पार्ट, सब प्रारब्ध का खेल है ये। कि अगर चलनी होगी तो आप कुंडली भी मिलवा लोगे, आप सब चीजें राइट पर्सन भी ढूंढ लोगे। आपकी कुंडली में 1-1 मिनट में जो हो रहा है वो पहले से लिखा हुआ है। पहले से लिखा हुआ है, आपको बताने वाला नहीं मिल रहा है खाली जी। और आपका कर्म उसको बदल सकता है, एकदम बदल सकता है। अगर हम इस चीज को, अगर किसी कुंडली में राजयोग है तो वो करेगा, तभी तो राजयोग होगा ना। हाँ। उसको ऐसा माहौल बनाया जाएगा कि वो करेगा कर्म। जिसकी कुंडली में शनि प्रधान होगा वो व्यक्ति आलसी होगा, तो उसका रेमेडी क्या है? आलसीपन छोड़ो, यही रेमेडी है उसकी। वो खुद इस बात को रियलाइज करे कि ये यही तो हम लोग बताएंगे, यही तो काउंसलिंग करते हैं हम लोग कि तुम्हारा शनि इस पार्ट में है, तुमको भैया सुबह उठ के भागना शुरू करो, 40 दिन बाद वो खुद ही कहता है सब ठीक हो गया। तो ऐसे रेमेडीज खुद बना लेते हैं हम लोग, लोग भी बना सकते हैं। अच्छा। किसी का मंगल खराब है, वो आदमी खूब चिल्लाता हो, वो
अपना आत्ममंथन करना शुरू कर दे, उसका मंगल ठीक हो जाएगा। अच्छा, लेकिन जिसे बहुत गुस्सा आती है वो थोड़ा हाँ, सा वो आध्यात्म की ओर बढ़े, थोड़ा आध्यात्म की ओर मेडिटेशन बढ़े। करे, थोड़ा सा प्राणायाम करे, या इस तरीके की मंगल, वो अब समझ गया, उसने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि मैं क्यों हो रहा है ये, जी तो धीरे धीरे वो अपना अपना है, उसके बाद मंगल उसका पॉजिटिव हो जाएगा। जी। ऐसे ही तो रेमेडीज होती हैं। ये बड़ी राहत की बात है कि ऐसा नहीं है कि मांगलिक नॉन मांगलिक में सिर्फ जी, मारक या ऐसी कंडीशन सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कुछ सब नहीं है। भ्रांतियां हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योतिष में लोगों ने इतनी सारी बातें फैला रखी हैं कि आधी से ज्यादा जनता सब कुछ डर के करती है, सारी चीजें डर से मानती है, और जहाँ डर और लालच, डर और इसी पर ये लालच धंधा चल रहा है। इसी पे चल रहा है। और ये एक शास्त्र है, बहुत बड़ा ज्ञान है, इसको आप हम्म। बिजनेस में नहीं सिर्फ इंक्लूड करके रह सकते हैं। तेज पत्ते पे लिखिए और आप ऐसा ऐसा कर दीजिए। मैनिफेस्टेशन तो मैं भी समझती हूँ कि हाँ भाई, आप अच्छा बोलोगे तो अच्छा होगा, बुरा बोलेंगे तो बुरा होगा, प्रकृति को आप जो देंगे वो लौट के आएगा। वो आपके पास लौट के आएगा। लेकिन इसमें जो टोने टटके हैं, इसके अलावा कुछ और रेमेडीज हैं, जैसे सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, ये तो मतलब पॉजिटिव रेमेडीज हैं, या आप शनि भगवान को तेल चढ़ा रहे हैं, क्या ये सबके लिए एक जैसा काम करता है? और टोने टटकों का कितना रेमेडीज का कितना फ्रूटफुल रिजल्ट होता है? देखिए, ग्रहों के तो कोई भी उपाय बिना ज्योतिषी से पूछ के नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। अगर किसी का सूर्य थोड़ा सा कुंडली में पहले ही तेज बैठा हुआ है, तो उसको रेमेडी करने जाएंगे तो वो फिर और तेज हो जाएगा। सर, लेकिन उसका एक उल्टा सिद्धांत इफेक्ट होता है। बहुत पुराने समय से चलता चला आ रहा है लोगों के घरों में, जिनके यहाँ पुराने लोग हैं, कि सभी लगभग सुबह उठते हैं और वो ये मानते हैं कि ये हमारे मतलब लाइव देवता हैं, और सभी के घर में पद्धति है कि सुबह उठो, सूर्य को जल देना ही है, अर्घ देना ही है, इसके बाद आप अपना नियम से जो भी पूजा पाठ करें, बाकी दिनचर्या कर रहे हैं। तो क्या इसमें भी अगर किसी के ग्रह कुछ चेंज है या कुछ ऊपर नीचे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? किसी का सूर्य अगर तेज है तो उसको जल नहीं देना चाहिए, उसको नहीं देना चाहिए जल। वो प्रणाम कर सकता है। अच्छा। जल देने का मतलब एक रेमेडी हो गई। अगर उसका कुंडली में सूर्य अगर लगन में बैठा हुआ है या राइट साइड में बैठा हुआ है, यानी कि द्वितीय भाव में, तो उसकी आंखें खराब हो जाएंगी। अच्छा। हर सूर्य को जल देने वाले व्यक्ति की आंख क्यों खराब होती है? फिर चश्मा पहनता है ना आदमी, इस तरह तो सबका नहीं होना चाहिए, तो वो ज्यादा हो जाता है फिर। अच्छा। जिस प्रकार से शनिवार को तेल देना भी एक नुकसान कर सकता है, उसी प्रकार से सूर्य की पोजीशनिंग पे है। अगर सूर्य अष्टम भाव में तो जल देना ही देना है। हाँ। ये सब पार्ट ऑफ मतलब उसका है कि कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हैं। तो उसका अब आप ये बताइए, जिसकी कुंडली में पैसे है ही नहीं है, तो लक्ष्मी जी की पूजा करता है ना। दीपावली में हर आदमी लक्ष्मी जी की पूजा करता है, तो कितनों के पास रहती हैं। तो ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो ग्रह बहुत इंपॉर्टेंस रोल अदा करता है कि अगर सूर्य को जल दे रहे हैं तो पहले देख लें एक बार, और नहीं तो आप खड़े होकर प्रणाम। कहीं ना कहीं नुकसान करेगा वो, क्योंकि देखता नहीं है ना आदमी, उतना नहीं देख पाता है। क्योंकि सर देखिए, ये ना क्योंकि ट्रेडिशन है। जैसे आज बता रहे हैं हम लोग, आज इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समझ में आएगा। जितने लोग सुन रहे हैं उन्हें हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन जो चीजें ट्रेडिशन में सालों से जमाने से चलती चली आ रही कि यही व्यवस्था चलेगी, तो वो लोग सब वैसे ही फॉलो करते चले। हमारे भी घरों में हम लोगों ने यही सुना कि भाई सुबह उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, उगते हुए सूरज को जल देना, ये सारी रेमेडीज के मतलब एक तरह से इसको संस्कार के रूप में माना गया है जी, माना गया है, और लोग कर रहे हैं। पूर्णिमा के दिन लोग चंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, चंद्रमा की पूजा कर रहे हैं, या जो भी चीज। वही है ना, जैसे कि उनको नमस्कार करने के या उनको आदर देने का और भी तरीका है। हाँ, एग्जैक्टली यही चीज कि मतलब आप प्रणाम भी कर सकते हैं, मन से उनका ध्यान भी कर सकते हैं, है ना, या सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो आप वो सब चीजें कर सकते। सूर्य है जिनकी कुंडली में, वो अगर सूर्य को जल रेगुलर दे रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है तो छोड़ के देख लें, 40 दिन में उनको रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा। और बाकी सूर्य को प्रणाम करें, बाकी सूर्य को प्रणाम करें, और भी चीजें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लें घर में बैठ के, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ हाँ, तो उससे कोई दिक्कत यही तो जानकारी देनी है लोगों को। मतलब आप पूजा पाठ भाव सब रखिए, पर जो रेमेडीज कर रहे हैं वो देख के और सोच समझ के करिए। हाँ, तो आपको खास तौर पे ये जो एक्टिव वाले हैं, जैसे जल देना, दान, तेल चढ़ाना, ये सब चीजें बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। अच्छा, कुछ क्या ऐसी बेसिक चीजें होती हैं जो सबके लिए सामान्य रूप से कार्य करती हैं? कोई भी, जैसे हम रेमेडीज या कोई भी कार्य रोज की दिनचर्या में हम करते हैं। एक तो हो गया जैसे नॉर्मल हम घर में पूजा कर रहे हैं, ठीक है, सबका अलग तरीका होता है। कुछ लोग खाली धूप दीप करके निकल जाते हैं, कुछ लोग जाप करते हैं। मंत्र कोई भी इंसान कभी भी उच्चारण करता है, ठीक है, कहीं भी बैठा है, कैसे वो उसमें वीडियोज में चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, मंत्रों का क्या इस तरह से जप करना ठीक है? देखिए, मंत्र का जहाँ तक सवाल है, मंत्र बहुत ही सात्विक, आध्यात्मिक और बहुत ही गुरु परंपरा वाली चीज है। जी जी जी। इसको हर आदमी को ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग भी रेमेडी बताते हैं मंत्रों,
तो लोग कहते हैं हमने गाड़ी में बैठे बैठे कर लिया, हाँ, जैसे गायत्री मंत्र चल रहा तो होता है। नहीं, ये इसका नुकसान है। हाँ। क्योंकि मंत्र का मतलब आप देवता को आकर्षित कर रहे हो, तो आप किस स्थिति में हो, बिल्कुल। तो आप नियम तो ये है कि कायदे से किसी जो मंत्र दे रहा है उससे उसकी विधि पूछिए, उस विधि के अनुसार बैठ के करिए, अच्छा। तब तो मंत्र फलीभूत है। नहीं तो आप मंगल का मंत्र है या गायत्री मंत्र है या कोई भी मंत्र आपने कर लिया तो हर जगह नहीं किया सकता, फिर उसका नुकसान मिलेगा या उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो मंत्र बहुत ही गुप्त चीज है, इसको बहुत ही सिंसियर तरीके से करना चाहिए। क्योंकि जैसे अभी सावन बीता जी, तो ओम नमः शिवाय हर कोई बोलता जाता है, या देखिए कुछ मंत्र होते हैं कि जो मानस कर सकते हैं, हाँ, जिसमें प्रणव नहीं है, कई चीजें हैं दीक्षा के बाद, जैसे बगलामुखी मंत्र है। हाँ, बगलामुखी मंत्र आजकल लोग बड़ा सुना आजकल है। रील में देखा करना शुरू कर दिया, हाँ, तो लोग इसके मतलब हाँ तो बहुत तेजी से ये नुकसान करता है। सब चीजें इतनी आसान नहीं है, हाँ, इतनी आसान नहीं है सब चीजें। इसको इस तरह से इसको करना बहुत ठीक ही नहीं है। हाँ किसी गुरु से बिना राय मशवरा करके नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और, सपोज करिए मैं कोई काम करने जा रही हूँ, ठीक है, या कोई भी इंसान कोई काम शुरू करने जा रहा है, तो आपने भी हम लोग थोड़ी देर पहले बात करी थी कि अगर उसके भाग्य में वो नहीं है या उसकी कुंडली के हिसाब से वो फेवरेबल नहीं है तो नहीं करना चाहिए। अमूमन क्या होता है कि लोगों का एक ये भी कहना होता है कि ठीक है चलो मेरे पे नहीं सूट कर रहा है तो मैं अपनी पत्नी के नाम से कर लूँ, या मैं अपने किसी रिलेटिव के नाम से कर लूँ, या मैं किसी और के नाम से कर लूँ, तो उस कंडीशन में क्या वो फलीभूत हो सकता है? एकदम गलत है। अच्छा। काम तो आप कर रहे हैं ना, जी। तो ऑन पेपर खाली एज ए उसके लिए नहीं सब सफल नहीं रहता है। तो ग्रह जिसके है वही व्यक्ति अगर काम करे तब उसके ग्रह देखे जाए, वो ग्रह अगर बोलता है तब वो काम कर सकते हैं। काफी सारी लोग चीजें काफी वो पत्नी के गलतफहमी में नाम से चल रहे कर रहे हैं। होते हैं या माँ के नाम वो से तो कर रहे होते हैं, हाँ, भ्रमित करने के लिए कि नाम हमने किसी का डाल दिया, कर हम ही रहे। अब आप तो बताइए हमारे कैसे हो ग्रह सकता है जान ये? रहे हैं कि कर यही रहे हैं। अब हमने कोई व्यवसाय करना, हमने नीता अंबानी के नाम से अगर काम शुरू कर दें तो नीता अंबानी का भाग्य थोड़ा ना जुड़ जाएगा हमसे। जी। हमारा भाग तो हमारा चलेगा ना, अगर हमारा जो प्लेनेट कह रहा है वो हम काम करेंगे तभी सफलता मिलेगी। नाम किसी का रख लो, तो ये सब आज के समय में शिद्दत बड़ी होती है कि नहीं मुझे यही काम करना है, यही करना है, फिर इंसान सारे तरीके ढूंढ लेता है और लोग बता भी देते हैं एक काम करो तुम अपने नाम पे नहीं, तुम इसको अपनी पत्नी के नाम पे कर लो, अच्छा एक काम करो अपनी माता के नाम पे कर लो, उनका थोड़ा ज्यादा सूटेबल है। ऐसे ही जाती है कुछ शेयर मार्केट में भी बातें, जब शेयर मार्केट की हम बात करते हैं कि भाई शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट के लिए कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, शुक्र के साथ राहु हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर बुध खराब है तो ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट काम करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। बुध खराब का मतलब अगर उसकी छोटी बहन नहीं हो, अगर हम व्यवहारिक बताते हैं, किसी को नहीं कुंडली देखना है, छोटी बहन अगर नहीं है या अगर है तो बहुत दूर है, अच्छा। या संबंध एकदम ही खराब है, बुआ से संबंध अच्छे नहीं है या बुआ नहीं है, तो वो समझ ले कि मुझे शेयर मार्केट नहीं करना है। अच्छा, उसका 1 करोड़ 10 करोड़ सब जीरो हो जाएगा। ये या आपने कम हो बड़ी मजेदार बात बताई, क्योंकि आजकल तो मुझे लगता है हर कोई कोई भी शेयर अपनी मार्केट कुंडली में- उठा के देख ले, या नहीं भी देखना हो, अगर उसकी छोटी बहन नहीं है तो उसको लॉस है। वो 1 लाख उसने कमी कर दिया होगा, बढ़ाया नहीं होगा अब तक। मतलब या तो छोटी बहन ना हो या बुआ ना हो, या ये हैं इनसे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हाँ, अगर हैं तो रिश्ते अच्छे नहीं है, झगड़े होते हैं, तो शेयर कोई मार्केट मतलब ही में नहीं इनको। बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की। ट्रेडिंग ना करें, इन्वेस्टमेंट तो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। अच्छा, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं शेयर मार्केट, मेनली ट्रेडिंग ही करते हैं ना ज्यादातर लोग, राइट, हाँ, हाँ। वो ना करें। इसके बाद में एक जो और बहुत बड़ा हॉट टॉपिक है, बड़ी भ्रांति है, वो है शनि की 7.5, शनि की ढैया, राहु केतु का प्रभाव। क्या ये हमेशा नेगेटिव ही होता है, या इसके लिए हमेशा इंसान को डर के रहना चाहिए, या ये पॉजिटिव भी हो सकता है? इसके लिए हमें किस तरह का माइंडसेट लेके चलना चाहिए? देखिए, शनि 3 राशियों पर हमेशा 7.5 लेके चलते हैं। अच्छा। जो हमारी मूल राशि होती है, जिस पर चंद्रमा हमारा होता है, उस पर जब शनि का संचरण होता है तब 7.5 लग गई। 7.5 साल का पीरियड होता है ये। जी। शनि कर्म का देवता है, वो कहता है काम करो तो पैसा मिलेगा, काम करो तो सफलता मिलेगी। तो जितने भी लोग आलसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं या जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, उनके लिए तो 7.5 बहुत खराब होती है। अच्छा। या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, उनको और ज्यादा काम करने के लिए शनि प्रेरित करने के लिए ही आते हैं। तो जब चंद्रमा पे शनि का संचरण होगा, इसका मतलब ऐसा व्यक्ति को मेंटल स्ट्रेस होना ही होना है, क्योंकि उसके टास्क काम बढ़ते जाएंगे, उसके लाइबिलिटीज बढ़ती जाएंगी। 7.5 साल के पीरियड में कई लोगों की नौकरी भी चेंज हो जाती है टास्क ना पूरा करने की वजह से, या किसी न किसी रूप में। तो शनि ये कहता है कि तुम काम करो अब, यानी कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है, इसीलिए तो लोग परेशान होते हैं। काम करना कोई नहीं चाहता, हर आदमी रेमेडी पूछता है, बिल्कुल शॉर्टकट चाहिए। सीधे सीधे उनको काम। अब शनि के 7.5 आएगी, समझो अब सब बंद कर दो, खूब मेहनत करो। 7.5 का नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, और इस पर भी सोने पे सुहागा तब होगा जब अगर कुंडली में शनि की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है।
अगर शनि दशम भाव में है, एकादश भाव में है, तो साढ़े साथी थोड़ा कम नुकसान करेगी या कम स्ट्रेस देगी। ओवरऑल स्ट्रेस देना ही देना है इसको, क्योंकि ओवरऑल आपको जैसे देखिए 2 तरीके होते हैं, एक तो कम काम ज्यादा लाभ, एक ज्यादा काम कम लाभ। तो जब शनि आएंगे साढ़े साथी में तो काम बहुत करना पड़ेगा और लाभ उतना नहीं सीधे, लाभ उतना नहीं मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं काम नहीं करेंगे, काम और ज्यादा करते रहेंगे। फिर जो ही साढ़े साथी खत्म होगी या खत्म होने के उसमें आएगी, तब शनि आपको रिवॉर्ड करेंगे। यही चीज ढैया के साथ भी है, यही चीज ढैया में भी सेम है। और राहु केतु की जो दशाएं आती हैं, या जैसे ग्रहण दोष आ गया, सूर्य का ग्रहण हो गया, चंद्रमा अच्छा, का शनि साढ़े साथी में एक चीज और बताना चाहेंगे कि जो चंद्रमा है उस पर जब शनि का संचरण होता है तब साढ़े साथी होती है। लेकिन जब चंद्रमा का मतलब होता है माँ, तो इस दौरान माता का स्वास्थ्य या माता से संबंध खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, जब शनि की इसीलिए उनकी और स्थिति खराब हो जाती है, क्योंकि जब माता दुखी होंगी तो ऐसे खराब होना है। तो ये भी एक शनि की साढ़े साथी में माता का विशेष ध्यान रखना कि माता से संबंध भी खराब भी ना हो, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो ऐसा कोई भी काम ना करे जिससे माता को कष्ट हो, तो शनि और रिवर्स परिणाम देने लगते हैं। अच्छा, जब शनि की साढ़े साथी आती है तो लोगों को ये एक खुद से लगने लगता है कि ऐसा इस समय ना मेरा शनि अच्छा नहीं चल रहा है, तो हर शनिवार को हम हनुमान जी का पूजन करें और शनिवार के दिन जाकर तेल चढ़ाना, जो भी तेल लोहा ये सब चढ़ाना, या जो भी चीज़ें रेमेडीज होते हैं तो लोग रैंडमली करना शुरू करते हैं। वो करना ठीक है साढ़े साथी की? हनुमान जी की पूजा की जा सकती है, लेकिन शनि का दान कुंडली में प्लेसमेंट अगर शनि की बहुत अच्छी है तो फिर निगेटिव होने लगेगा। अच्छा, यानी कि दान सोच समझ के करना है। हाँ, क्योंकि जिसकी कुंडली में शनि कारक है उसको कोई दिक्कत ही नहीं होनी है, वो दान करेगा तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। इसीलिए शनि का दान नहीं करना चाहिए। अगर उच्च का शनि है तो दान करने से वो शनि खराब होगा ना फिर आपका। क्यों करना, दवाई तो उसी खाएंगे ना जो राहु केतु के लिए भी आती है अगर इनकी स्थिति अच्छी नहीं है, जैसे हमने भी बात करी ग्रहण दोष की, या और कोई समस्या, क्योंकि अक्सर ये 2-3 ग्रह हैं जिससे लोग डरते हैं। देखिए जो सबसे खराब रिजल्ट है वो राहु देता है। अच्छा, राहु 80% खराब ही होता है। अच्छा, अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छा है तो समझिए कि आप किस्मत लेके आई हैं। अच्छा, उससे कम केतु खराब करता है। तो सबसे ज्यादा कुंडली में खराब कौन करता है? राहु। एक तो गोचर में अगर राहु आ गया या प्लेसमेंट ही आपकी खराब है राहु की, तो आपका खराब ही होना है। आप लाइफ घसीटते रह जाओगे, लेकिन आपको उतना फायदा नहीं मिलेगा। बस अर्थात कोई और ग्रह उसके साथ, जैसे अभी हमने बताया युति में अगर कोई गुरु और साथ में आ गया तो फिर बहुत अच्छा। राहु राजनीति का कारक होता है। लेकिन अगर अच्छे प्लेसमेंट के साथ आएगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा नेता बनता है, बहुत अच्छे मंत्री पद पे जा सकता है। अच्छा, हाँ, तो राहु कॉम्बिनेशन खराब या अच्छा कर देता है। सिंगल राहु अगर किसी में है, किसी ऐसे प्लेसमेंट में बैठ गया है तो वो खराब ही करता है ज्यादातर। यहीं पे मैं आपसे एक बात और करना चाहूंगी, कुंडली में ऐसे कौन कौन से योग होते हैं जो किसी इंसान को सेलिब्रिटी बना सकते हैं, फिल्म स्टार की तरफ बनाने की तरफ लेके जा सकते हैं, या बहुत ही रिनाउंड पर्सनालिटी बनाने की तरफ इशारा करते हैं? ऐसे कौन कौन से कुछ योग हैं? देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, अच्छा, शुक्र के साथ अगर राहु है, अच्छा, तो आप सेलिब्रिटी बनना आपका तय है, फिल्म लाइन में जाना आपका तय है, कहीं भी प्लेस्ड हो, कहीं भी प्लेस्ड हो। अच्छा, और उसके साथ अगर चंद्रमा आ जाए तो चंद्रमा मतलब मास होता है, यानी कि जनता, तो आपको इतना फेमस हो जाएंगे कि फिर लोग आपको याद रखेंगे। शुक्र, राहु एंड चंद्रमा, यस, तीनों एक साथ। कुंडली में कहीं भी बैठ जाओ, ट्रेन में अगर ट्रेन में भी हो तो भी बहुत तेजी से आप, कभी कभी ऐसा होता है कि शनि भी बैठ जाता है तो जिंदगी के पहले पार्ट में संघर्ष कराता है, बाद में वो आदमी फेमस हो जाता है। बहुत सारी लोगों की कुंडली में है, करीना कपूर में है, राज कपूर जी की कुंडली में है, अच्छा, शाहरुख खान की कुंडली में है, बहुत सारी कुंडली में है कि जो शुरुआत तो साधारण रही लेकिन बाद में वो ये काम करता है। अगर शुक्र अच्छा नहीं है तो आप कितने भी अच्छे एक्टर होंगे या अपने क्षेत्र में होंगे तो आपका वो राइज नहीं हो पाएगा। और ऐसे ही राजनेताओं के लिए भी जाता है, पॉलिटिशियंस के लिए। उसमें सूर्य और गुरु का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु सूर्य गुरु का कॉम्बिनेशन राजनेता बना देगा आपको। और वो कितने समय तक चलेगा, वो वर्चस्व कितने समय तक स्थापित रहेगा, ये अगेन दूसरे ग्रहों के हिसाब से। हाँ, नहीं, जैसे चंद्रमा है तो आजीवन रहेगा नाम। कुछ लोग ऐसे भी, जैसे अटल जी की कुंडली में चंद्रमा था तो अभी तक है अटल जी का नाम। हाँ, मतलब यही मेरा सवाल वो ऐड होते जाएंगे, जितने ग्रहों का पर्सनालिटी ऐड होता रहेगा, वो ग्रह के कारक। क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो फेम में तो आते हैं, हाँ, गलत नाम से आते हैं। गलत नाम, जैसे केवल राहु अगर होगा तो ऐसे ही आएंगे। जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगी, कुछ लोग इलोप कर गए, या कुछ बहुत बड़े बड़े मतलब गड़बड़ियां करी, भ्रष्टाचार किया, या वो चले गए कहीं बाहर, तो नाम तो हुआ उनका, लोग जानते भी हैं, पर नॉट विद अ गुड। वो सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होता है, भाव अगर 7th हाउस होगा
तो वहां पर बहुत तेजी से नाम होगा, उतनी तेजी से बदनाम होकर चले जाएंगे। और कुछ नाम ऐसे होते हैं जब से वो हाईलाइट होते हैं टिल द हाँ। एंड, और उनके जाने के बाद सूर्य, भी गुरु, चंद्रमा, राहु मोदी जी की कुंडली में कोई देखिए। एक ग्रह अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होता है? गुरु। गुरु। गुरु का प्लेसमेंट अगर गुरु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए अगर ऐसा व्यक्ति राजनेता या इस तरह के, लेकिन राहु का कॉम्बिनेशन चाहिए उसको। राहु का राहु एक्सप्लोर करता है। जी। जैसे अगर आप हैं, सब कुछ आपके अंदर है, राहु अगर नहीं पॉजिटिव है तो आपको कोई जानेगा ही नहीं। अच्छा सर, एक चीज और देखिए, बड़े सारे लोग किसी भी प्रोफेशन में हैं और एक पॉइंट पे उनके साथ ऐसा आता है कि वो सब उनको बेमाना लगने लगता है और वो धीरे धीरे अध्यात्म की तरफ जाने लग जाते हैं, और एक पॉइंट पे सब छोड़ के, मैं ये तो नहीं कहूँगी संत महात्मा बन जाते हैं, बट एक तरह से सब कुछ छोड़कर वो एक अलग पाथ पे चले जाते हैं। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन? गुरु और केतु। गुरु और केतु। केतु वैराग लाता है, केतु कट करेगा आपको, केतु जहां भी रहेगा उसको लास्ट में खत्म कर देगा। अच्छा। तो गुरु के साथ अगर केतु है तो फिर ऐसा व्यक्ति राइज करता है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, कॉर्पोरेट में लोग सब कुछ छोड़ के और साधु बन जाते हैं या बौद्ध धर्म अपना लेते हैं। हाँ, सब छोड़ के, सारा कुछ छोड़ के चले जाते हैं। सम्राट अशोक की कुंडली में था, उन्होंने राजपाट किया, उन्होंने छोड़ दिया, वो केतु था। तो ये जब आप कुंडली देखते होंगे तो आप ये बता सकते हैं, हजारों कुंडली पर रिसर्च करके बैठे हैं कि आप आज कुछ भी कर लो लेकिन एंड में आपको जाना इधर वही होगा। और किस पीरियड में जाएंगे ये भी आप बता सकते हैं? ये तो पर्सनली जब देखा जाएगा तो बताएंगे, क्योंकि वो गोचर आता है ना। अच्छा। जैसे शनि 30 साल में एक चक्र पूरा करता है, तो अपना काम उसी समय आके करेगा। 30 साल बाद मैं आऊंगा, वो आता है, वही है। तो सबका एक राउंड होता है ग्रहों का, जिससे हम लोग गोचर से देख के हम लोग बताते हैं। और बड़े सारे लोग होते हैं जो अध्यात्म में जाने के बाद फिर वो मोह माया में वापस आ जाते हैं। तो वैसे उनकी प्लेसमेंट है, ये भी प्लेसमेंट शुक्र बैठा होगा। शुक्र प्लेनेट है लग्जरियस लाइफ का, भोग का, विलास का। वो कहाँ जल्दी छोड़ देगा। तो उसमें डिग्री देखते हैं हम लोग। अगर केतु की डिग्री कम है, शुक्र की ज्यादा है, तो फिर उनका मन ही नहीं लगेगा, हिमालय में वापस चले आएंगे। किसी के लगन में अगर केतु बैठा तो वैसे व्यक्ति को विदेश में ही सफलता मिलेगी। चाहे जो कर ले, वो इंडिया में अगर रहेगा तो हैंड टू माउथ रहेगा। विदेश जाते ही या विदेशों से संबंध बनाते ही उसका या मतलब अगर कोई बिजनेस कारोबार है तो बाहर अगर एक्सपोर्ट करने लग जाए तो आता जाता रहे। अच्छा, धीरे धीरे वो फिर बस जाएगा। सर, अभी हम लोगों ने बात करी शनि की 7.5 की, शनि की ढैया की, राहु केतु के इम्पैक्ट की। एक और टर्म है जो बड़ा प्रचलित है इस जब हम विषय में बात करते हैं, वो है काल सर्प योग। बड़ी सारी पूजाएं और बहुत सारा फला फला मंदिर में ये होता है वो होता है। काल सर्प योग एक्चुअल में है क्या और ये क्यों होता है? इसको क्या निवारण किया जा सकता है, या इससे डरना या इससे परेशान होना क्या जरूरी है? देखिए, ज्योतिष कभी डराता नहीं है जी। अगर कोई आपको डरा रहा है तो गलत है। काल सर्पियों के कॉम्बिनेशन है राहु और केतु के, एक और सारे ग्रह, यानी कि एक और राहु केतु हमेशा आमने सामने रहते हैं। उसके या तो वन से इस साइड में या तो इस साइड में सारे जब ग्रह होते हैं, बाकी प्लैनेट्स, तो काल सर्प के निर्माण होता है। इसमें भी ये देखना पड़ता है कि उनकी डिग्रीज कितनी है। अच्छा। अगर उनकी डिग्री 10 से 20 के अंदर है, यानी कि मजबूत है, तभी आपके ऊपर काल सर्प एक्टिव रहेगा। राहु केतु दोनों की डिग्री? राहु केतु दोनों की एक ही डिग्री होती है। दोनों सिमिलर चलते हैं, आमने सामने हमेशा रहते हैं। अच्छा। तो कभी कभी होता नहीं कि कोई ग्रह अगर कम डिग्री का मतलब अंश, जिसकी हम लोग बात करते हैं कि इतने अंश का है, 28 कोई भी जी कोई भी ग्रह जो है 10 डिग्री से नीचे होता है तो वो कमजोर होता है। अच्छा। और 20 डिग्री से अधिक होता है तो वो वृद्ध की हो जाता है। लेकिन राहु केतु अगर पावरफुल होंगे तभी काल सर्प का दुष्परिणाम दे पाएंगे। अगर किसी कुंडली में है तो उसका निवारण वो नासिक या उज्जैन में जा करके इनके जो वैदिक पूजाएं होती हैं वो इमीडिएट करा लेता है, तो उसके बाद इनको आराम मिल जाता है। ये प्रारब्ध के अनुसार ही आता है। तो इसकी रेमेडी संभव है, बहुत आसानी से हो जाती है। सर, इसके बाद जब अभी मैरिजेस की हम लोगों ने बात करी, हमने बात करी कि हाँ शादी, डिवोर्स एंड ऑल, मैरिजेस यानी कि अरेंज मैरिज, लव मैरिज, ब्रेकअप्स, हुकअप्स, ये सब क्या आप कुंडली से देखकर बता सकते हैं कि भाई इसका इतने लोगों से अफेयर होने वाला है या इतने इसको झटके मिलने वाले हैं, या शादी तो लव मैरिज पता ही चल जाती है? क्या समीकरण होते हैं ग्रहों के जो ये बताते हैं? बहुत आसान है, अपनी पथरी निकालिए, पुरुष अपनी कुंडली में शुक्र देख ले। अच्छा। शुक्र के साथ अगर केतु या राहु या कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो उसको झटके लगने वाले हैं। चाहे ब्रेकअप हो, चाहे वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव रहेंगे उसके। अच्छा। और कोई स्त्री है तो उसकी कुंडली में मंगल, जो कि पति का कारक है BNN के हिसाब से, अच्छा, तो उसको मंगल का निवारण करना चाहिए। या मंगल साथ केतु बैठा तो उसको होना ही होना प्रॉब्लम। चाहे उसकी शादी हो गई है तो वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, और अगर
प्रसंग चल रहे हैं तो उसमें उनको झटके खाने पड़ सकते हैं। तो अच्छा। ऐसे लोग अपनी कुंडली देख करके विचार ये भी बना सकते हैं कि किसी पर अत्यधिक भरोसा ना करें। तो ये इंडिकेशन कुंडली द्वारा बहुत आराम से मिल सकता है और कहीं दशा महादशा देखने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। स्त्री की कुंडली में मंगल, पुरुष की कुंडली में शुक्र, अच्छा। और अगर इनके साथ गुरु बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा है। प्रेम आपका सुदृढ़ रहेगा, वैवाहिक मतलब जीवन। मंगल के साथ गुरु या शुक्र के साथ अगर ये गुरु? कॉम्बिनेशन बना भी है लेकिन वहाँ गुरु बैठ गया या ट्रायन में गुरु आ गया है, तब ये जरूरी नहीं कि ब्रेकअप हो, तब आपका ये पॉजिटिव हो गया साइन। यानी कि अगर गड़बड़ी होगी तो वो संभाल लेगा गुरु। क्योंकि आजकल के युवा अब विवाह से बड़ा डरने लग गए हैं। जी। एक तो आजकल विवाह लेट होने लग गए हैं और काफी सारे ब्रेकअप्स हो चुके होते हैं और नहीं समझ में आती चीजें, या ये कह लीजिए कि माइंडसेट नहीं समझ में आता। उस कंडीशन में फिर जब 34-35 साल उम्र होती है, सारी पढ़ाई लिखाई होने के बाद फिर शादी की बातें आती हैं। और आजकल इतनी सारी कंट्रोवर्सीज, इतने सारे इश्यूज शादियों में या कोर्ट कचहरी के मामले जो सब देखने में आ रहे हैं, यहाँ तक चीजें पहुंच रही हैं। तो पत्री मिला लें फिर, पहले स्त्री की कुंडली में देख ले, अगर मंगल साथ केतु तो उससे शादी करने की जरूरत क्या है, बच गए। अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र के साथ केतु है या और पहले देख लें गुरु वगैरह की दृष्टि तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर शादी ना करें। ज्योतिष इसीलिए तो है, ज्योतिष का मतलब ही है कि हम इस चीज को अवॉइड कर पाए। मिलवाते तो हमेशा लोग कुंडली और पत्री, इसका मतलब सही से मिलाई नहीं जाती, तभी इतने इश्यूज आते हैं। इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, अब हमारे पास आएंगी तो हम अच्छे से मिलाएंगे, वही होगा। अब जो लोग भी शादी करने वाले हैं या प्लान कर रहे हैं, अगर हमारे जो पब्लिक है अगर इसको ज्योतिष सीखना है तो हम लोग बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट मंथ से अपना कमेंट पे अपना नाम और ईमेल दे सकते हैं, हम लोग उनको संपर्क करके उनके क्लास में ले लेंगे। बेसिक ज्योतिष तो हर किसी को आनी चाहिए कि एटलीस्ट आप अपने जो बेसिक चीजें हैं उनको समझ सकें, सीख सकें। और ये एक बहुत बड़ा शास्त्र है, इस शास्त्र के थ्रू आप अपने आप को अगर बैलेंस करके जीवन में चला लें तो ये बहुत अच्छी बात। अभी तक इसका दुरुपयोग ही किया गया है, उपयोग इसका सही मायने में अभी तक हुआ नहीं है जी। जो कि जब इधर हमने भृगु संहिता वाली भृगु नाड़ी जो हमने जब शुरू किया इसका अभ्यास, तब समझ में आया कि और ज्यादा एक्यूरेसी इसमें आ रही है। अच्छा। तभी हमने इसको फिर प्रमोट किया है और आज आपके माध्यम से हम लोगों को बता रहे हैं। ये 1 मिनट प्रेडिक्शन क्या है किसी की कुंडली को देखकर? देखिए, हमारे मेंटोर हैं श्री राजीव अरोरा जी। अच्छा। जिनसे हम लोगों ने ट्रेनिंग ली है, और इसमें देखिए ये एकदम सटीक है। इसमें हम लोग जैसे वैदिक की तरह नहीं होती, इसमें दशाएं और राशि वगैरह, इसमें एग्जैक्ट ग्रह कहाँ बैठे हैं उस पर प्रेडिक्शन होता है। अच्छा। और वो एकदम सटीक होता है। मतलब आप समझिए कि हजारों कुंडली देखने के बाद जो हुआ है उसी आधार पर हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं। इसमें मैक्सिमम आपको कुंडली देखने में जितना समय लगे, मतलब जितना हमको लिखने में समय लगेगा उतना ही लगेगा। यानी कि आप कह तो 1 मिनट रहे हैं लेकिन 30 सेकंड में ही आपका प्रश्न बता दिया जाएगा, 1 मिनट मैक्सिमम। अच्छा। इंसान के 4-5 ही क्वेश्चन होते हैं, शादी विवाह वाला हो गया, संतान, कैरियर और हेल्थ, इसी में है सब कुछ। रिलेशंस, यही 5-6 सवाल होते हैं। 1-1 मिनट सबका लगेगा। चाहिए। अच्छा, और सीख सकते हैं, आम इंसान भी सीख सकता है? एकदम सीख, हमने भी सीखा है तो आप भी सीख सकती हैं, लेकिन उसके भी योग कुंडली में होंगे। अच्छा। एक ज्योतिष बनने के भी योग कुंडली में नहीं होगा, उसकी भी योग होंगे कि उसका गुरु और केतु होगा तभी मेरे पास आ पाएगा वो। अच्छा। किसी भी कुंडली में वो योग होगा तभी वो मेरे पास, या किसी भी ज्योतिषी किसी भी अच्छे मेंटोर के पास वो तभी पहुंचेगा जब गुरु के साथ केतु हो, तभी उसकी इसमें रुचि होगी। अच्छा। तभी उसमें सक्सेस हो पाएगा वो। सर, हमें एक बात और पता चली कि आपको और भी विधाओं का बड़ा ज्ञान है, हालांकि आप उसको बहुत हाईलाइट नहीं करते हैं, जैसे कि पामिस्ट्री है, इसके अलावा वास्तु विशेषज्ञ भी हैं आप। तो इन सब का समीकरण भी कितना इम्पोर्टेंट होता है कि या आप सिर्फ BNN पे ही ज्यादा? बचपन से तो जो मिलता गया वो सीखते गए। सबसे पहले शुरुआत हमने हैंड राइटिंग से की थी, हैंड राइटिंग एनालिसिस, फिर हस्तरेखा, फिर उसके बाद से प्रेडिक्शन एकदम एक्यूरेट होते हैं। जी, सबका एक्यूरेट प्रेडिक्शन है। अच्छा। लेकिन जैसे कहते हैं, जैसे फ्लो प्रोसेस सबका अलग अलग है, मंजिल सबकी एक ही है। बिल्कुल। मेन मंजिल क्या है कि आपके प्रश्नों का उत्तर, ये चीजें किस हद तक हो सकती हैं, कितनी एक्यूरेसी से, कितनी एक्यूरेसी, सबसे ज्यादा जिसमें एक्यूरेसी की उसी को तो प्रमोट करेंगे ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे ज्ञान सबका है, जैसे वास्तु का सवाल है, अब आप ये बताइए कि पूर्व दिशा का मकान वैदिक में लिखा अच्छा होता है, लेकिन क्या सबके लिए अच्छा होता है? वो नहीं होता है ना। पूर्व दिशा का मकान, अच्छा, एक जनरल मिथक है ना कि पूर्व दिशा का मकान बहुत अच्छा माना गया। हाँ, मतलब ये हर कोई मानता है कि हाँ पूर्व दिशा, तो इसका मतलब तो पूर्व दिशा वाले सारे सुखी होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना। कुंडली के हिसाब से कौन सी दिशा सूट करेगी कुंडली बताएगी।
कि कौन सा घर आपको लेना है। लेकिन सर फिर ये भी तो फिर प्रारब्ध की भी तो बात होगी कि या तो अगर आपको भोगना होगा तो फिर आप उसी दिशा के मकान कुंडली में या तो आप कुंडली वाले के पास जाओगे ही नहीं, पहली बात। अगर हम बताते हैं कि आपको नॉर्थ सूट करेगा तो आपको नॉर्थ मिलेगा ही नहीं। मिलेगा नहीं। हो सकता है आपने देखा हो थोड़ा नॉर्थ हो रहा हो, थोड़ा साउथ हो रहा हो, या ऐसा कुछ हो रहा हो। तो ज्योतिष को अपने लाइफ में लाना भी एक बहुत बड़ा टारगेट होता है। अपनी लाइफ में लाना, उसकी वैल्यू समझना, सही व्यक्ति तक पहुंचना, ये सब भी एक बड़ा टास्क है आजकल। लेकिन प्रयास तो सही दिशा में करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं तो प्रयास करना पड़ेगा। भाई डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और वो आपको देखना पड़ेगा कौन आपकी मर्ज को कितना ठीक कर सकता है। सर एक चीज और बड़ी सुनने में आती, वो है पितृदोष। ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर लोगों की कुंडलियों में इसके बारे में बताया जाता है कि आपके घर में पितृदोष है, आपकी कुंडली में पितृदोष है। ये पितृदोष एग्जैक्टली क्या चीज है, कुंडली में ये क्या वाकई में दिखता है, और इसका निवारण करने का एकदम सरल कोई उपाय जो दर्शकों को आप दे सकते हो? देखिए, जीव का प्लेनेट मैंने बताया ना गुरु होता है। हाँ। तो किसी भी कुंडली में अगर गुरु पीड़ित है, अच्छा, खासतौर पर राहु द्वारा, तो पितृदोष की संज्ञा दी गई है इसको। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कितने इसकी मारक क्षमता कितनी है। अच्छा। यानी कि किस भाव पर वो बैठा हुआ है। अगर नवम भाव में किसी के गुरु राहु बैठ गया है तो पितृदोष आएगा। तो उसकी रेमेडी भी गुरु से संबंधित है। अच्छा। यानी गाय, गुरु और मंदिर की सेवा करना शुरू कर दीजिए, पितृदोष आपका जाता रहेगा। अच्छा। गाय, गुरु और मंदिर यानी कि आध्यात्मिक, तो उसमें आप बहुत अच्छे से ही उपाय हो जाता है। अमावस्या में लोगों को भोजन कराना भी एक रेमेडी लोग मानते हैं या कहते हैं। अमावस्या में सूर्य और चंद्रमा एक साथ आ जाते हैं। अच्छा। तो अमावस्या का सृजन होता है, उसमें ज्यादातर उपाय किए जाते हैं क्योंकि अंधेरा पक्ष माना गया ना। तो इसमें ज्यादा सेवा करने से इसका फल ज्यादा मिलता है। अच्छा, निश्चित रूप से ये सब चीजें करी जा सकती हैं और ये रैंडमली कोई भी कर सकता है। ये अच्छा, वास्तु में एक आपने प्रश्न किया था, तो वास्तु में एक मिथक ये भी है कि दक्षिण दिशा का मकान कोई लेना नहीं चाहता है जल्दी। हाँ, मतलब नहीं, या तो उसकी कोई रेमेडी करा लेते हैं, अंदर का दरवाजा अंदर कर लेता है। ये भी हम कहना चाहेंगे, अगर कुंडली में मंगल अच्छा है तो आप दक्षिण दिशा में आराम से रह सकती हैं। आप देखा होगा आपने कि कॉमर्शियल दक्षिण दिशा लोग चलती है। आप देखेंगे दक्षिण दिशा की दुकानें या अपार्टमेंट वगैरह बहुत तेजी से राइज करती है। अच्छा। नॉर्थ ईस्ट में नहीं करती इतनी। आप पूरा देखिए, भारतवर्ष की कुंडली उठा लीजिए, साउथ देख लीजिए, साउथ दिल्ली देख लीजिए, साउथ मुंबई देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट देख लीजिए। बिल्कुल है ना, उस हिसाब से ग्रोथ नहीं है वहाँ पे। नहीं है, सही। यहाँ ग्रोथ है। तो कहने का मतलब अलग अलग दिशा और कुंडली के हिसाब से उसका रहने का वास्तु भी है। एस्ट्रो वास्तु इसको हम लोग कहते हैं। अब कुंडली के हिसाब से आप मकान खोज के रहो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दक्षिण दिशा सबके लिए खराब है। हाँ, जिसके लिए सूटेबल हो। अब आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट में लोग कहते हैं नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होता है, नॉर्थ ईस्ट बहुत अच्छा होता है। तो सब कुछ नॉर्थ ईस्ट अच्छा कर ले, उसका जरूरी थोड़ा ना उसका काम हो जाएगा। अच्छा, एक बात और दिमाग में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट पे कहते हैं कि टॉयलेट तो बिल्कुल ही गड़बड़ है। अब कई बार ऐसा होता है कि टॉयलेट एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट पे नहीं है, यानी उस कॉर्नर पे नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर छोड़कर थोड़ा सा दूर पे है, या इधर साइड पे थोड़ा सा दूर पे है, वो कॉर्नर पे नहीं है, कॉर्नर पे कुछ आंगन है या कुछ है। उस कंडीशन में भी क्या वही सेम चीज अप्लाई करेगी? देखिए, अभी मैंने कहा ना कि अगर आपकी कुंडली है और आपका घर है, अगर कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, तो आपका कहीं भी कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा। आपका मकान कब्रिस्तान के ऊपर होगा तो भी कुछ नहीं होना है। आप बताइए, अब आप ये बताइए, एक अपार्टमेंट है नॉर्थ ईस्ट में, सब में बाथरूम है, क्या हर आदमी परेशान रहता है? नहीं रहता है। तो आपकी पर्सनल कुंडली और दशा इफेक्ट करेगी। और आपकी किस्मत अगर खराब होगी। लेटेस्ट मैंने किसी को कहते सुना, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट मींस कैंसर। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम नहीं है, डिपेंड करता है। आप दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही बात है, हर चीज सब पे नहीं। नॉर्थ ईस्ट, अब जैसे दक्षिण दिशा, आधा लखनऊ दक्षिण है, क्या आदमी परेशान है? नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोगों के है। हाँ। सबको कैंसर थोड़ा ना होता है। नहीं होता है, सही बात। लोगों ने एक मान लिया, साइकोलॉजिकल हो गया अब ये। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी कुंडली में अगर तो अच्छा है, अब आप सब कुछ पत्री देख करके डिसाइड किया जा सकता है। अगर आपको दोषयुक्त मकान मिलना है तो आपको मिलेगा। अगर आपका 4th हाउस गड़बड़ है तो आपका वास्तु ठीक हो ही नहीं सकता। आप चाहे जो कर लो, आपको उस मकान में रहना ही पड़ेगा। परेशानी, बस कोई ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। तो यही सब ज्योतिष है ना। अगर आपका 4th हाउस मकान वाहन का होता है, अगर आपका 4था भाव खराब है तो आपको अच्छी गाड़ी नहीं मिल पाएगी, या तो कुछ ना कुछ होता रहेगा, और अच्छा मकान नहीं मिल पाएगा, उसमें कुछ ना कुछ होता रहेगा, या खराब वास्तु रहेगा, उसको तो ठीक हो ही नहीं सकता है। ये है ज्योतिष। सर, अभी ये तो बात हो गई हमारा, हमने वास्तु की बात करी, पामिस्ट्री की बात करी। अब है रत्न विज्ञान।
रेमेडीज के तौर पर जैसे मैंने भी पहन रखा है, आपने भी पहन रखा है, बहुत सारे लोग पहनते हैं, अलग अलग तरह के रत्न है, माणिक्य है, मूंगा है, पन्ना है। इनसे किस तरह से अगर किसी के ग्रह गड़बड़ है या कुंडली में कोई समस्याएं हैं तो इनसे कितना निवारण मिलता है और कितना प्रोटेक्शन मिलता है? पहली बात तो राशि के आधार पर कभी रत्न नहीं पहनना चाहिए। अच्छा। हमेशा कुंडली दिखा के, लग्न कुंडली जो जीवन चार्ट है हम्म उसमें जिस ग्रह की रिक्वायरमेंट कैसे होगी, जैसे मान लीजिए शुक्र आपका बहुत अच्छा है कुंडली में, उसकी डिग्री कम है, अच्छा। तो आप उपल पहनो हम्म तो उसका अच्छा आपको मिल जाएगा। अच्छा। मंगल आपका कमजोर है और अच्छा है तो आप मूंगा पहन लीजिए। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी की मेष राशि है तो मूंगा पहन लेता है, ये गलत, एकदम गलत है, क्योंकि उसी कुंडली में अगर मंगल 8th हाउस में बैठा हुआ है तब तो उसका बंटाधार हो जाएगा। हम्म तो रत्न उसी का पहने जो बलहीन हो और शुभ हो। अच्छा। जो खराब हो उसका रत्न नहीं पहनना, उसकी रेमेडी करनी है। जो ज्योतिष हम्म। बताए, जैसे दान करना है या कुछ भी करना है, अगर वो अक्सर लोग कहते हैं बहुत गुस्सा आता है तो मोती पहन लो, गलत है। अगर चंद्रमा मारक में होगा तो वो हेल्थ के लिए दिक्कत कर देगा ना वो। एक चीज और है, जैसे माणिक सूर्य का रत्न है और मोती है आपका चंद्रमा का रत्न, तो साथ में पहनने से भी क्या समस्या है? क्या साथ में पहना जा सकता कोई है? समस्या नहीं है, साथ कोई में पहना जा समस्या सकता है। पहना जा सकता है। तो ऑल टुगेदर हम लोग रत्न वहां पे ज्यादा यूज करना चाहिए जहां पे ग्रह अच्छा हो पर डिग्री जी। कम हो, अंश कम हो, तो उनको मजबूत किया जा सकता है, ना कि खराब को बेहतर करने हाँ, के लिए। और अगर ठीक है तो रत्न पहनने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। अगर सर मैं कोई दो ग्रहों की बात करूं तो वो दो ग्रह कौन से होंगे जिसके इर्द गिर्द इंसान का पूरा जीवन प्रभावित होता है? गुरु और शुक्र। अच्छा। अगर किसी कुंडली में आपको देखना है कि पैसा है कि नहीं, क्योंकि पैसे से सब कुछ होना है, तो उसका शुक्र होना बहुत अच्छा है, पॉजिटिव, अच्छा। बहुत जरूरी है। हम्म और गुरु अगर अच्छा नहीं है हम्म तो फिर जिंदगी में स्टेबिलिटी नहीं होगी, ये सब चीजें हैं। अच्छा, तो ये दो ग्रह मेनली हाँ। गुरु और शुक्र। गुरु और शुक्र का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अच्छा नहीं है तो फिर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं दिक्कत आती रहेगी जीवन पर्यंत। और सूर्य और चंद्रमा का इसके बाद प्रभाव देखा जा सकता है। बाकी ग्रहों का तो है, सबका प्रभाव होता है, लेकिन इसके main बाद अगर दो की बात मेन करें गुरु तो है। अगर गुरु अच्छा है, अगर सूर्य नहीं अच्छा तो भी चल जाएगा जीवन। लेकिन अगर सूर्य बहुत अच्छा है, गुरु अच्छा नहीं है, तो आपका जीवन नहीं चल पाएगा। बड़ी सुंदर जानकारी सर। चलते चलते एक आखिरी बात जो कि मैं आपका व्यू चाहूंगी दर्शकों के लिए, वो ये है कि ऐसे कौन से आपके हिसाब से, आपके खुद के हिसाब से ऐसे कौन से मिथक हैं एस्ट्रोलॉजी में जो कि आप चाहेंगे कि ऐसी भ्रांतियां जो लोग अपने मन में ना पालें और एस्ट्रोलॉजी को एक प्योर साइंस या एक बहुत ही सटीक जानकारी के रूप में देखें? सबसे पहले तो राशि के आधार पर अपना भविष्य ना देखें, क्योंकि राशिफल के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो हो सकता है आपको नुकसान भी हो जाए। तो लग्न कुंडली अगर आपकी है तो लग्न के हिसाब से अपना प्रेडिक्शन किसी ज्योतिषी से कराएं और उसी हिसाब से आपका रेमेडी भी चलेगा, क्योंकि राशि के हिसाब से रेमेडी लोग बहुत ज़्यादा करने लगे हैं जी। कि मेरी मेष राशि है तो 7.5 लग गई, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी राशि कुंडली में क्या राशि है ये डिपेंड करता है, यानी कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है वही आपकी राशि है, और इसके अलावा कोई भी आपकी राशि नहीं है। इससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे, यही सबसे बड़ा मिथक है। हर आदमी राशिफल देख के प्रभावित हो जाता है। जो अखबारों में राशियां निकाली जाती, साप्ताहिक राशिफल या मंथली राशिफल या ईयरली राशिफल, तो ये जो होता है ये किस पे आधारित होता है? ये एक एवरेज होता है। हाँ। ये चंद्र राशि के आधार पर देखना चाहिए। अच्छा। और जिसको कुछ पता ही नहीं है वो अपना नाम की राशि से देख सकता है। अच्छा। जैसे जिसको नहीं पता है तो वो अपना नाम, जो भी पुकार नाम है, उस राशि के आधार पर देख सकता है। लेकिन मेन है कुंडली में जो चंद्रमा जहाँ बैठा है वो उसकी राशि है। डेट ऑफ बर्थ टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर में डाली आ जाएगा राशि क्या है, तो उसको देख सकता है। और देखने की जरूरत ही क्या है, तो सीधे आके पत्री दिखाए, पत्री दिखाकर जो एक सही, वो एक एवरेज होता है राशिफल, एक एवरेज है। बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे कोटीसी मेडिकेशन है, सुनी सुनाई दवाएं, किसी ने कहा आप उसको वो दवा फायदा करी, वो आपको भी फायदा करे, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव करते हैं तो एक सही व्यक्ति तक जाइए और उससे सही जानकारी अपने लिए पर्सनलाइज लीजिए। जो जनरल प्रेडिक्शन है वो हर किसी के लिए सेम चाहिए, कोई पत्री के हिसाब से समय ठीक चला तो किसी देखने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत है। और अमूमन सर तभी इंसान एस्ट्रोलॉजर या डॉक्टर परेशान या किसी वकील के पास तभी जाता है जब वो किसी परिप्रेक्ष्य में परेशान होता है। तो सही बात है। और ये एक बड़ा बहुत सुंदर कार्य भी है, एक तरह का समाज कार्य, समाज सेवा भी है ये। लोगों को उनकी समस्याओं में उनके साथ खड़ा होना, उनको काउंसिल करना और उनको सही राह दिखाना।
तो आप लोगों का अगर कोई भी सवाल होता है इस पूरे पॉडकास्ट से रिलेटेड, आप सर से कुछ भी जानना चाहते हैं, भृगु नंदी नाड़ी का जो विज्ञान है इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं, या जो उनकी आगामी क्लासेस हैं जिसमें वो इसके बारे में ज्योतिष सिखाएंगे, आप खुद अपने ज्योतिष बन सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं। तो अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी चर्चा आप करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसा टॉपिक जिस पे आप चाहते हैं कि सर अपना एक वीडियो बनाएं या उसके बारे में आपको जानकारी दें, तो कमेंट सेक्शन में अपने जवाब, अपने सवाल, अपनी कोई भी क्वेरी है वो ज़रूर प्लेस करिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के शो में आने के लिए और इतनी भरपूर जानकारी देने के लिए, इतने सारे मिथकों को दूर करने के लिए और लोगों को ये समझाने के लिए कि ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिससे आप सटीक विश्लेषण अपने बारे में जान सकते हैं और किन्हीं भी चीज़ों से डरने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष विश्वास बढ़ाने के लिए, ना कि किसी को डराने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक्स। स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।